Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। हम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दिनकर जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा आप सभी का रेडियो उड़ान के इस खास डिबेट प्रोग्राम वाद विवाद प्रतियोगिता के इस स्पेशल इवेंट में, जिसे आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर, अपने फेवरेट स्टेशन रेडियो उड़ान पर। बिल्कुल कोरोना वायरस पैंडेमिक और लॉकडाउन पीरियड के दौरान आपके एंटरटेनमेंट और आपके जुड़ाव को बनाए रखने के लिए रेडियो उड़ान ने पेश किया है आपके लिए खास प्रोग्राम वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसका आज आप सुन रहे हैं तीसरा एपिसोड। और इस तीसरे एपिसोड में भी बहुत सी ऐसी परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं जिन्हें आप पर्सनली भी एंजॉय करने वाले हैं और जिन्हें सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कल भी आपने बहुत कुछ सुना था और कई लोग इनमें सेलेक्ट भी हुए थे, उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं उन्हें चाहिए कि वो मेहनत करें और अगली बार दुगने उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में और इस जैसी दूसरी सभी प्रतियोगिताओं में भाग लें। तो आज जो लोग सिलेक्ट होंगे उन्हें एडवांस में कांग्रेचुलेशंस, और जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। तो रेडियो उड़ान के इस खास प्रोग्राम में बने रहिए आप मेरे यानी पुनीत के साथ, और हमारी टीम पूरी हमारे साथ है। आप इस प्रोग्राम को सुनने के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com, और इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आप हमारी ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारा रेडियो उड़ान आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए www.facebook.com/radioudan, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स के लिए। चलिए बिना देर किए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ है हमारे ज्यूरी निर्णायक सदस्यों की पूरी टीम। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, इस खास इवेंट को वाद विवाद प्रतियोगिता के, और हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य हमारे साथ हैं। आइए एक बार इनसे जान लेते हैं इस प्रतियोगिता में और इस कार्यक्रम में इन्हें कैसा लग रहा है। सबसे पहले सुभाष जी। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत, और निस्संदेह बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत से छात्रों की, प्रतिभागियों की वैचारिक अभिव्यक्ति सुन करके तबीयत खुश भी हो जाती है, कुछ निराश भी हो जाती है, कुछ बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ बेचारे घबरा जाते हैं। तो कुल मिलाकर के एक नई अनुभूति कई सालों बाद, और मुझे कॉलेज के दिनों की याद आ रही जब मैं डिबेटर हुआ करता था और जजेस का इंतजार करता था कि वो निर्णय कब देंगे। अब मैं उस भूमिका में हूँ, तो लोग इंतजार कर रहे होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। दानिश जी। थैंक यू पुनीत, बहुत मजा आ रहा है, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ टुडे। राणा साहब। पुनीत बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं यही सोच रहा था कि हमको तो बहुत मजा आ रहा है, ये सब इसे एंजॉय कर रहे हैं हम। जो हमारे श्रोता हैं जो इसे यूट्यूब पे या फिर रेडियो पे सुन रहे होंगे, तो इस लॉकडाउन के माहौल में उनको अच्छा फील हो रहा होगा, यही उम्मीद करता हूँ। बाकी मुझे तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ इस मोमेंट को। चलिए अच्छा लगा ये जानकर कि रेडियो उड़ान की कोशिश को आप एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, डिबेट यानी वाद विवाद एक बहुत संजीदा किस्म की प्रतियोगिता हुआ करती है। इसमें तथ्यों, तर्कों, भाषा, विषय आदि के अलावा आपके वक्तव्य में, आपके विचारों में एक संजीदगी का होना भी जरूरी है। तो मैं आशा यही करता हूं कि ये सब बातें जिनका जिक्र अभी निर्णायक मंडल के सदस्यों ने किया है और जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, वो आपके वक्तव्यों में हमें सुनने को मिलेंगी। तो बिना देर किए प्रतियोगिता को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले हमारे पहले दल के पहले प्रतिभागी विषय के पक्ष में अपने विचार रखने आ रहे हैं। विषय मैं दोहरा देता हूं आपकी सुविधा के लिए। जिन लोगों ने आज पहली बार इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर या रेडियो उड़ान पर ट्यून किया है, विषय कोरोना वायरस चीन देश की साजिश, कोरोना वायरस इज अ कंस्पिरेसी ऑफ चाइना। तो इस विषय के पक्ष में, फेवर में अपने विचार रखने आ रहे हैं मोहित जायसवाल। सभा को मेरा सादर नमन। मैं मोहित जायसवाल विषय का पुरजोर समर्थन करते हुए अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। मान्यवर, जब किसी व्यक्ति व समूह, समाज तथा देश अपनी बातों में दोहरापन झलकाने लगे
तथा उसके द्वारा दिए गए तथ्य सत्यपरख ना हो और उसके द्वारा किए गए कृत्यों को छुपाने के तमाम प्रयास विफल हो जाएं और वह दुनिया के सामने आने लगे, तब इस बात का संदेह होता है और यह मानना लाजमी हो जाता है कि कहीं इसके पीछे किसी बड़ी साजिश को जन्म तो नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, चीन इन तीनों ही मानकों पर कहीं ना कहीं खरा उतरता है। मान्यवर, यदि चीन द्वारा अपनी बातों में दोहरापन झलकाने की बात की जाए तो हमें यह पता होना चाहिए कि चीन से जब शुरू में पूछा गया था कि इस वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो चीन ने यह कहा था कि इस वायरस की उत्पत्ति अमेरिका से हुई है। परंतु जब वह अपने ही सवाल जवाबों में घिर गया तो और कोई सबूत ना दे सका तो उसने इसकी जिम्मेवारी हुबेई प्रांत के एक बाजार को दी और बाजार पर रखकर यह बताना ही कभी दुनिया को उचित नहीं समझा कि इस वायरस की उत्पत्ति कहाँ हुई है। मान्यवर, मेरे प्रतिपक्षी वक्ताओं को जानना चाहिए और अपने दिमाग को और इस विषय को संकुचित कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि जिस देश से महामारी फैली, क्या उस देश को यह नहीं पता होगा कि इस वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तब भी उसकी बातों में दोगलापन यह दिखा देता है कि चीन इस वायरस की उत्पत्ति का खुलासा ही नहीं करना चाहता। और मान्यवर, इसके पीछे कारण क्या है? कोई ना कोई बड़ी साजिश। मान्यवर, यदि उसके द्वारा दिए गए तथ्यों की बात की जाए, चाहे वह 2003 के सार्स वायरस के आंकड़ों को छुपाना हो या आज कोविड-19 के संक्रमित लोगों के आंकड़े को छुपाने की बात हो, मान्यवर, कभी चीन सत्य नहीं बोलता है और गलत छुपाता है। परंतु 2020 का आंकड़ा की पोल पट्टी दुनिया के सामने तब खुल जाती है जब मान्यवर उनके मृतकों को उनकी अस्थियां दी जाती है और वहां 3300 से कई हजार लोग उस लाइन में ज्यादा होते हैं। अब मान्यवर, इसे क्या माना जाए? इसके पीछे चीन के किस उद्देश्य को देखा जाए? मान्यवर, यदि उसके द्वारा किए गए कृत्यों की बात की जाए तो जिस बीमारी के लिए यदि किसी का सुझाव महत्वपूर्ण होता है तो वह डॉक्टर होता है। जब वहाँ के डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर ली ने, कि एक कोई खतरनाक वायरस जन्म दे रहा है तो उनकी ठिठोलियाँ की गई, ट्रोल किया गया, ऊपर से उन्हें दबाव बनाया जाने लगा उनके ऊपर कि आप ये अफवाहें ना फैलाएं। परंतु बाद में उनकी इसी बीमारी से मृत्यु हो गई। मान्यवर, मृत्यु हो गई या मृत्यु करवा दी गई कि साजिश का पर्दाफाश ना हो जाए, इस बात में भी आज संदेह है। मान्यवर, वहाँ उस जिस पत्रकार ने चीन में सबसे पहले कोरोना की रिपोर्ट छापी गई थी उसके साथ भी बदसलूकियां हुई, दबाव डाला गया और बाद में उस पत्रकार का भी आज पता नहीं है कि वह जिंदा है या मुर्दा। मान्यवर, साजिश को दो भागों में देखा जा सकता है। साजिश एक कि इसकी उत्पत्ति चीन ने की है, जो कि आज के 15 वर्ष पूर्व अंग्रेजी की एक किताब में लिख दिया गया था कि चीन एक बायोलॉजिकल वेपन पर काम कर रहा है। मान्यवर, यह बात तब सही और सिद्ध हो जाती है जो मेरे प्रतिपक्षी वक्ता अभी तक इसे अफवाहों का बाजार समझ रहे थे, जब अमेरिका से 27 करोड़ रुपए की मदद कुछ वर्ष में उस बायोलॉजिकल लैब को मिल रही थी और जिसका पता अमेरिका के बड़े बड़े हुक्मरानों और बड़े बड़े लोगों को नहीं था। जब किसी से छुपकर ऐसे कार्य किए जाते हो तो मान्यवर छुपकर साजिश को ही अंजाम दिया जाता है। अब मान्यवर, हमें यह समझना चाहिए कि चीन आज आर्थिक मोर्चे पर भी अपने आप को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। जब आज सब महामारी से लड़ रहे हैं तो चीन अपने आर्थिक बाजार को चमकाने का प्रयास कर रहा है। मान्यवर, आज यूरोप जैसे देशों को यह नियम बनाने पड़ गए हैं कि यूरोपीय यूनियन में स्पेन ने यह नियम बनाया है कि यदि यूरोपीय यूनियन के अलावा कोई भी 10% से अधिक हमारी कंपनियों में निवेश करना चाहता है तो उसे सरकार की मंजूरी लेनी होगी। भारत में HDFC होम लिमिटेड, जो कि गृह लोन की सबसे बड़ी कंपनी है, उसमें भी चीन ने 1% की हिस्सेदारी अभी की है। मान्यवर, अब हमें यह पता होना चाहिए कि थ्यूसिडिडस ने कहा था कहीं अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर में कि जब एक महाशक्ति गिरने लगती है और एक शक्ति धीरे धीरे उठने लगती है तो दोनों के बीच युद्ध होना संभव हो जाता है। मान्यवर, इसका उदाहरण मैं आपको दे देना चाहूँगा। जब आज से 2500 वर्ष पूर्व एथेंस, जो कि एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता था, और जब वह महामारी से ग्रसित हो गया और उसके बाद स्पार्टा जैसी शक्ति उभरने लगी और एथेंस अपनी महामारी से धीरे धीरे बाहर आ रहा था, उसी समय स्पार्टा ने उस पर हमला कर उस महाशक्ति को खत्म कर दिया था और अपनी जगह और अपनी साख दुनिया में महाशक्ति के रूप में बनाई थी। और मान्यवर, आज चीन भी किसी ऐसी ही तैयारी में है। इसीलिए कहना उपयुक्त तर्कों तथा तथ्यों से यह कहीं सिद्ध हो जाता है कि यह चीन की ही साजिश है। मान्यवर, निष्कर्षतः यही कहूंगा कि यदि किसी अपराध, न्यायिक भाषा में भी कहूं तो यदि किसी अपराधी का अपराध सिद्ध ना हो, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे निरपराध मान लिया जाता है। उसकी जांच अपराधी मानकर ही होती है। इसीलिए यदि अभी यह सिद्ध भी नहीं हुआ है मेरे प्रतिपक्षी वक्ताओं के अनुसार कि यह चीन की साजिश है, परंतु हमें यह मानकर ही इसकी जांच करनी होगी, क्योंकि ये
ये चीन की साजिश है, क्योंकि सारे तर्क, तथ्य तथा साक्ष्य उनके खिलाफ हैं। धन्यवाद। मजा आ गया मोहित, बहुत बढ़िया, बहुत। मैंने आपके वक्तव्य को कम से कम बहुत एंजॉय किया और मुझे आपका जो एक ढंग था बहुत अच्छा लगा। चलिए निर्णायक मंडल के सदस्य, ये मेरी निजी राय है, देना कभी कभी मेरा फर्ज होता है एक एंकर की हैसियत से। राणा साहब। मोहित बहुत शानदार, बहुत अच्छा बोले आप। बात मुझे आपके पूरे वक्तव्य में खटकी है कि आप बार बार टाइम देख रहे हैं, और टाइम देख रहे हैं, मोबाइल का टॉकबैक आपका बार बार जो है आपके वक्तव्य की एक रास्ता जो एक रुकता है उसको भंग कर रहा है। तो मुझे लगता है आपकी विनिंग परफॉर्मेंस थी ये, लेकिन ये जो फैक्टर है ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है आपको। बाकी मैं आपको कंसिडर कर रहा हूँ आगे के लिए। आपने बहुत अच्छा बोला है, तथ्यों के साथ बोला है, और मुबारकबाद। दानिश जी। मोहित, 2-3 बातें आपसे करना चाहूँगा। नंबर 1, बहुत अच्छे फ्लो में आप बोल रहे, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, सही कहा राणा साहब ने, विनिंग परफॉर्मेंस हो सकती थी ये। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जैसे आप बार बार टाइम चेक कर रहे हैं तो आपका ध्यान दोनों तरफ है, आप कंफ्यूज्ड हैं कि मेरा कहीं मैं आगे पीछे ना हो जाऊं, मेरी 5 मिनट को क्रॉस ना कर लूं, कहीं गलत ना हो जाए परफॉर्मेंस, जिससे आपकी कंसंट्रेशन पूरी तरह से खराब हुई। एक आध जगह पे सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हुई, वो हो जाता है जब आप फ्लो में बोलते हैं, तो वो हो जाता है, बड़ी बात नहीं है। अच्छा ये होता कि आपने जो फैक्ट दिया है, आपने जिस एक रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें आपने ये बताया है कि जो शव वहाँ पे, जो अस्थियां वहाँ पर इकट्ठी की जा रही हैं, उनका नंबर बहुत हाई है, जो चाइना ने बताया है। वो जो रिपोर्ट थी वो कैक्सन, एक डिजिटल आउटलेट है चाइना का, उसकी रिपोर्ट थी। तो जब आप डिबेट में जाते हैं, आपने पढ़ा तो वहीं से ही है, आपने सुना भी वहीं से होगा, तो अगर आप इस रिपोर्ट का हवाला देते तो वो अच्छा लगता कि आप सोर्स के साथ जितना बात करो उतना अच्छा होता है डिबेट में। एक जगह आपने बहुत स्मार्ट खेला है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जैसे आपने डॉक्टर ली कहा, तो इसमें भी मेरी निजी राय है, वैसे आपने अच्छा किया। हो सकता है कि आपको लगा हो कि जो, अगर मैं उनका पूरा नाम लूँगा, जो ली वेन लियांग है, तो हो सकता है कि आपको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपने वो नहीं किया और शॉर्ट में डॉक्टर ली बोला। वो कोई बड़ी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि लिसनर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहिए आगे के लिए। तो उससे आप सीख भी सकते हैं कि अगर आपको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो तो जितना कम हो सके आप जो जरूरी हो वो लें। लेकिन एक चीज़ की, अगर रिपोर्ट का नाम आप अपने सोर्सेज को जितना कोट करोगे वो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा बनेगा। तो आप इन हैं फिलहाल के लिए। धन्यवाद। अगली बार जब भी डिबेट में जाएं ये टॉक बैक वाली गलती ना दोहराएं। सुभाष जी। धन्यवाद पुनीत। मोहित, मैं तो आपके लिए सिर्फ ये कहूंगा कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो आप ये दुविधा वाली स्थिति मत रहा कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप समय का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो पहले कहीं और इसको रिकॉर्ड करके फिर फॉरवर्ड करके भेजें। इससे टॉक बैक का जो बार बार बोलना है ना, आपकी एक तो स्पीड को बिगाड़ता है और सुनने वालों में ना अरोचकता पैदा करता है और तारतम्यता भंग हो जाती है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि आपने बोला बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। तो ये जो घबराहट और स्टेज फियर है, इसको आप निकाल दें। यू आर अ वेरी गुड डिबेटर, और मुझे लगता है कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अभी तक मेरे विचार में आप अंडर कंसिडरेशन है। मैं इससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लॉजिक आपके अच्छे थे। बाकी मेरे 2 मित्रों ने पहले ही बहुत कुछ कह दिया है, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। चलिए, अभी तक आप अंडर कंसिडरेशन हैं और हो सकता है कि आप किसी न किसी पुरस्कार के दावेदार भी हो जाएं, ये तो वक्त ही बताएगा। समय बड़ा बलवान है। तो चलिए अगले प्रतिभागी की ओर बढ़ते हैं। इसी दल को आगे बढ़ाते हुए आप ही की नाम राशि विषय के विपक्ष में अपने विचार रखने आ रहे हैं मोहित पांडे।
आदरणीय निर्णायक मंडल एवं प्रिय साथियों, मैं मोहित कुमार पांडेय वाद विवाद के तहत रखे गए विषय के विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। आज अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नेता किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ऐसा ही कार्य कोरोना वायरस को चीनी साजिश बताकर किया जा रहा है। यदि वास्तव में किसी वायरस का उद्गम स्थल मात्र होने से वह देश साजिश करता होता, तब तो इबोला वायरस को अफ्रीकी वायरस एवं स्पेनिश फ्लू को स्पेनी वायरस कहा जाता। आज विश्व समुदाय को आवश्यकता है कि वह इस वायरस का निदान खोजे, न कि आधारहीन तर्कों एवं अपुष्ट प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध करे कि कोरोना वायरस चीनी साजिश है। यह बात ठीक है कि चीन ने इस वायरस को लेकर लापरवाही दिखाई थी। उदाहरण के तौर पर उसने इस वायरस की सूचना विश्व स्वास्थ्य संगठन देरी से दी थी, किंतु मात्र इतने से उसे साजिशकर्ता नहीं ठहराया जा सकता। तथ्य तो यह है कि जब विश्व स्वास्थ्य संगठन इस महामारी की भयावहता के प्रति विश्व को जागरूक कर रहा था, उसी समय कई देशों में कोरोना पार्टियां आयोजित की जा रही थी एवं हग चाइनीज नाम से हैशटैग चलाया जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि वायरस उतनी बड़ी समस्या नहीं है, यह तो चीनी लोगों के खिलाफ साजिश है। जब उन्हीं देशों में इस वायरस ने अपना कहर बरपाना आरंभ किया, तो जो पहले यह कह रहे थे कि यह चीनी लोगों के खिलाफ साजिश है, वही बाद में ये कहने लगे कि चीनी लोगों की साजिश अन्य देशों के खिलाफ है। हमें यह समझना चाहिए कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति पहले यह कह रहे थे कि इस वायरस से अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होगा, जब वायरस अपने पैर अमेरिका में जमाना आरंभ कर देता है तो वही राष्ट्रपति यह कहने लग जाते हैं कि ये कोरोना वायरस नहीं है अपितु चीनी वायरस है। तो ये कहाँ तक उचित है? यदि आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो जनवरी से लेकर मार्च के मध्य चीन में 2 करोड़ से भी अधिक सिम कार्ड सेवा से बाहर हो गए हैं, जिसका अर्थ यह समझा जा रहा है कि चीन में जनहानि कुछ अधिक हुई है। इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस के कारण चीन का निर्माण उद्योग भी प्रभावित हुआ है। तो यदि चीन को साजिश ही करनी होती तो चीन अपना नुकसान क्यों करता? एक तथ्य यह भी है कि जिन देशों ने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया, व्यापक जनहानि उन्हीं देशों में हुई है। जिन देशों ने इसे गंभीरतापूर्वक लिया है एवं पूर्व से ही वे सावधान रहे हैं, उन देशों में इसका कहर नहीं बरप पाया है। उदाहरण के तौर पर न्यूजीलैंड ने पहले ही लॉकडाउन घोषित कर दिया था। परिणाम यह है कि वहाँ पर मामले घट रहे हैं। उसी प्रकार दक्षिण कोरिया एवं ताइवान में भी मामले कम आ रहे हैं, क्योंकि वे चीन से तुलनात्मक रूप से अधिक करीब थे, इसलिए उन्होंने पहले ही सावधानी बरतना आरंभ कर दिया था। यदि चीन को साजिश ही करनी होती तो वो ताइवान के खिलाफ करता, क्योंकि ताइवान से उसकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। किंतु चीन की साजिश नहीं थी, वह इससे पता चल जाता है कि ताइवान में मामले कम आ रहे हैं। असल बात तो ये है कि आज सियासत के जरिए लोग अपने लापरवाही को छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं। परिणाम यह है कि वह अपनी लापरवाही का दोष चीन के माथे मढ़ देना चाहते हैं। एक शेर याद आ रहा है, समझने नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी शीशा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। धन्यवाद। अच्छा प्रयास मोहित, बहुत अच्छा प्रयास आपका। निर्णायक मंडल के सदस्यों की ओर बढ़ें। देखिए, हमारे निर्णायक मंडल के सदस्यों की बहुत बड़ी बात है कि जब आपके वक्तव्य का विश्लेषण करते हैं तो गहन अध्ययन और शोध के साथ करते हैं, और आपके वक्तव्यों को जितनी तारतम्यता से इन्होंने सुना है, जितनी सहजता से ये आपके वक्तव्यों को खंगाल जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब देखने वाली बात ये होती है कि आप उनकी आकांक्षाओं पर कितने खरे उतरते हैं। जी पांडे जी, आपके निर्णय की ओर बढ़ता हूं। सबसे पहले इस बार दानिश जी, आप अपनी टीम के दूसरे साथी से बहुत कुछ सीख सकते थे। प्रेजेंटेशन के मामले में प्रेजेंटेशन थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, कंटेंट भी थोड़ा और अच्छा हो सकता था। भाषा की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, 1-2 जगह सेंटेंस फॉर्मेशन में आपकी भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है।
लेकिन कंटेंट, फैक्ट और प्रेजेंटेशन मुझे ये अप टू द मार्क नहीं लगी। तो मोहित, इस बार के लिए माफी चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। सुभाष जी। पुनीत, मैंने ये पाया है इनके वक्तव्य में कि तो तर्कों का अभाव था, दूसरा वाक्य विन्यास में बहुत त्रुटि थी, तीसरी चीज ये है कि इन्होंने तथ्य भी उस ढंग से नहीं रखे और तथ्य जिस तरह से वाद विवाद प्रतियोगिताओं में रखा जाता है, तो इनको अपने तर्क और तथ्य दोनों मजबूत करने की आवश्यकता है और थोड़ा सा अंग्रेजी और हिंदी का जो मिश्रण है उसको दूर करने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन इतना ठीक नहीं है कि मैं इन्हें अंडर कंसिडरेशन रख पाऊं। किंतु हाँ, मेरी शुभकामनाएं अगली बार के लिए इनके साथ जरूर हैं और थोड़ी सी और मेहनत करें तो ही कैन बी अ वेरी गुड डिबेटर। थैंक्स। मोहित, आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है और आपको, यदि आप रेडियो उड़ान की या किसी भी दूसरी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो आपको संभलना होगा और मेहनत करनी होगी। राणा साहब। मैं इस बात में कोई शक नहीं है मोहित, मैं कहना चाहूंगा कि आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रखा है, लेकिन मैं अपने दोनों साथी जजेस के साथ जाना चाहूंगा कि आप में तथ्यात्मक गलतियां हैं बहुत सारी, और जो आपको जिस तरीके से आकार देना था अपने वक्तव्य को आप नहीं दे पाए हैं। बाकी मेरे जजेस साथी कह चुके हैं बहुत सारा, तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस आगे के लिए आपको गुड लक कहूंगा और मैं आपको इस बार के लिए कंसिडर नहीं कर सकता, माफी चाहूंगा। चलिए मोहित, अब कुछ भी नहीं हो सकता, आपको बहुत अधिक मेहनत करनी है। आपके साथी प्रतीक्षा सूची के लिए चयनित हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, तो आपको अब उनके लिए शुभकामनाएं करनी है, प्रार्थना करनी है कि उनकी दावेदारी कहीं ना कहीं सिद्ध अवश्य हो। तो इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं, प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं। अगली कड़ी में अगली टीम के पहले प्रतिभागी जो विषय के पक्ष में अपने विचार रखने आ रहे हैं, मुकेश यादव। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल एवं साथी मित्रों सभी को मेरा यानी मुकेश यादव का प्यार भरा नमस्कार। मैं विषय के पक्ष में तथ्य तर्कों के आधार पर अपनी बात को रखूं, उससे पहले अपने जीवन में सुनी एक कहानी के माध्यम से विषय पर आना चाहूँगा। एक यजमान ने एक पंडित जी को एक बकरा दान किया। बकरे को लेकर पंडित जी घर जा रहे थे, तभी 3 ठगों के बकरे को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया और वो लालचवश उस बकरे को हड़पने के उपाय स्वरूप कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गए। तभी पहले व्यक्ति ने कहा, घोर अनर्थ है, पंडित जी इस गधे को कांधे पे लाद कर कहाँ ले जा रहे हैं? पंडित ने कहा, मूर्ख, ये गधा नहीं बकरा है। तभी कुछ देर बाद दूसरे व्यक्ति ने कहा, क्या जमाना आ गया है, आजकल गधे भी पंडितों की सवारी कर रहे हैं। पंडित ने पुनः कहा, मूर्ख, दिखाई नहीं देता, ये गधा नहीं बकरा है। तभी कुछ देर चलने पर तीसरे व्यक्ति ने कहा, घोर अनर्थ है, क्या कलयुग है, आजकल गधे भी पंडितों के कांधे पर बैठकर यात्रा कर रहे हैं। पंडित ने कहा, गुस्से से उस बकरे को वहाँ फेंका और वे घर चल दिए। अध्यक्ष महोदय, ये उदाहरण मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं गधे और बकरे में अंतर स्पष्ट कर सकूँ, और ना ही इसलिए दे रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप जब बाजार में जाएं तो बकरे की जगह गधा खरीद लाएं। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि बार बार किसी झूठ को कहने पर सत्य प्रतीत होने लगता है, जैसा कि उस पंडित के साथ हुआ। कहीं इसी प्रकार की चेष्टा मेरे प्रतिपक्षी मित्र ना करने लगे। मैं अब विषय पर आना चाहूँगा। भोजन की तलाश उसे होती है जिसे भूख होती है, और भूख तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या विस्तारवाद की ही क्यों ना हो। चीन लालच भरी निगाह से अपनी पड़ोसियों को देखता है और गाहे बगाहे विस्तारवाद का शिकार बनाना चाहता है। मैं यहाँ भी बताना चाहूँगा कि 15 देशों के साथ चीन का सीमाई विवाद है। चीन ये चाहता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसीलिए उसने इस तरह के जैविक हथियार की खोज की है, और वो भी चीन के वुहान शहर से। ऐसे कई वीडियोस
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। और CIA, MI6 जो अमेरिका और इंग्लैंड की जो गुप्तचर एजेंसी है, उनकी शोधों में भी ये निकल कर आया है। मैं अपने मित्र से जानना चाहता हूँ ये सब क्या है। अगर ये षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है? अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बताने की कृपा करें कि वुहान शहर में ये फैलता है, जबकि शंघाई, बीजिंग जो 500 और 1000 किलोमीटर की दूरी पर है, उनमें ये नहीं फैलता। जबकि 3000, 2000 किलोमीटर दूर फ्रांस, जापान, इटली, अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों में, महाशक्तिशाली देश जो माने जाते हैं, ये इन देशों में भारी तबाही मचा रहा है। संपूर्ण दुनिया जो है इससे प्रभावित हो रही है। ये क्या है? ये तो ठीक है, 1999 में एक मिलिट्री जनरल ने लिखा कि चीन के पास वो ताकत, वो शक्ति नहीं है कि वो अमेरिका का सीधा सामना कर सके। एकमात्र जैविक हथियार है जो आर्थिक रूप से दूसरे देशों को कमज़ोर बना के और कमज़ोर करके और अपने आप को सुदृढ़ करके चीन महाशक्ति बनने के का प्रयास करता है। ये ऐसे कई कारण हैं अध्यक्ष महोदय जो इस ओर इशारा करते हैं कि ये चीन का षड्यंत्र है और कुछ भी नहीं। धन्यवाद। क्या बात है मुकेश, आपकी कहानी मुझे बड़ी पसंद आई यार। हितोपदेश की कहानी है हालांकि, लेकिन आपका एक अपना ही अंदाज था। लेकिन निर्णायक मंडल को आपकी कहानी और आपका वक्तव्य भाया या नहीं, ये तो निर्णायक मंडल के सदस्य ही जाने। सबसे पहले राणा साहब। कहानी वास्तव में आपकी शानदार थी, पर मैं इस कहानी को आपके जो वक्तव्य है, उसका जो विषय है, उससे जोड़ के नहीं देख पाया। मेरे साथी जजेस बताएंगे कि क्या मैं सही कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि कहानी ने जो है आपके वक्तव्य से थोड़ा अलग रास्ता अपनाया। आपने कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश की, पर कहानी के अलावा मुझे आपके वक्तव्य में कुछ ऐसा नहीं लगा जिसके लिए मैं आपको आगे कंसिडर करूं। मैं माफी चाहूंगा। सुभाष जी। मैं मुकेश जी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि कहानी की शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी की थी, लेकिन कहानी को जब हम सुनाते हैं तो कभी हम ये नहीं बोलते कि मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रहा हूँ, क्योंकि हम अपने तर्क देते हैं। कहानी आपने तर्क के लिए शुरू की थी, आप सीधे शुरू करते। अध्यक्ष महोदय, बचपन में मैंने कहानी सुनी थी, कहानी कुछ इस प्रकार से थी, और जब आपकी कहानी खत्म होती है तब आप बोलते कि मैं यहाँ बकरे और गधे में अंतर स्पष्ट करने के लिए नहीं खड़ा हूँ, और ना ही ये बताना चाहता हूँ कि कभी आप बकरा खरीदने जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि भूल से गधा खरीदना है। बल्कि मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई कि मैं आप लोगों को ये समझा सकूं कि बार बार दोहराए जाने से झूठ भी सच का रूप ले लेता है, जैसा कि पंडित जी के साथ हुआ, और कदाचित वही करने की चेष्टा मेरे विपक्षी मित्र कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से शुरू करते तो आपका बहुत अच्छा होता। लॉजिक मुझे ठीक लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद कभी आपने डिबेट में या तो भाग नहीं लिया है या आपका पहला प्रयास है, और कुल मिलाकर के कहानी से जो आपने जोड़ने की कोशिश की, आप काफी हद तक सफल रहे, लेकिन फिर भी आपको सुधार की आवश्यकता है। आई एम कंसिडरिंग यू फॉर द, मतलब मैं आपको अंडर कंसिडरेशन रख रहा हूँ। चलिए मुकेश, अभी आशा की एक किरण बाकी है दानी जी की ओर। सुभाष जी ने आपको प्रतीक्षा सूची में रख लिया है, राकेश जी ने मना कर दिया है, सारा दारोमदार दानिश जी के ऊपर है। जी दानिश जी। बिगनिंग आपने बहुत अच्छी पिक की थी, लेकिन आगे जाके वो धीरे धीरे स्लो होती गई, और मुझे बीच में ऐसा भी लगा कई जगह कि कहीं ना कहीं पेपर रीडिंग हो रही है। हालांकि मुझे लगता है कि आपने नहीं की है, लेकिन आपके स्टाइल से ऐसा लग रहा है ये पेपर रीडिंग हो रही है। तो मेहनत कीजिए, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। चलिए मुकेश, अब कुछ नहीं हो सकता, दानिश जी ने भी आपको अगली बार के लिए कंसीडर नहीं किया है। हाँ, आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं, तो भविष्य में पूरी तैयारी के साथ आइए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ अपने प्रतिपक्षी साथी का वक्तव्य अवश्य सुनिएगा। आपके साथी विषय के विपक्ष में प्रमोद द्विवेदी।
रेडियो उड़ान के इस सदन को प्रणाम करता हूं। मैं प्रमोद द्विवेदी वाद विवाद के लिए लाया गया विषय कोरोना चीन की साजिश है का पुरजोर विरोध करते हुए अध्यक्ष जी की अनुमति से अपनी बात को सदन पर स्थापित करता हूं। अध्यक्ष जी, मैंने मित्र का 4 मिनट 13 सेकंड का एक भाषण सुना जो विषय का समर्थन कर रहे थे। उसमें मुख्यतः जिन बातों का मित्र ने जिक्र किया उनमें बकरे गधे की कहानी से शुरू हुआ और भोजन, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक बातों का जिक्र हुआ तथा अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी, सोशल मीडिया में घूम रहे वीडियो और चाइना से सटी 15 राष्ट्रों की सीमा जैसी बातों का जिक्र मित्र ने किया है। अध्यक्ष जी, कोरोना वायरस तो कम से कम चाइना की साजिश नहीं हो सकती है। हालांकि मित्र सदन में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस चीन की साजिश है, पर इस पर उन्होंने इन बातों के अलावा और ऐसा कोई तर्क नहीं दिया जिससे स्पष्ट होता हो कि कोरोना वायरस चीन की साजिश है। अध्यक्ष जी, मैं बताता हूं सच क्या है। कोरोना वायरस चाइना के वुहान शहर से आया, इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं, किंतु इसमें साजिश या षड्यंत्र की बू कहीं से भी नहीं आती है। मित्र ने जैविक हथियारों की परिभाषा समझाने की कोशिश की, चमगादड़ की बात कहने की कोशिश की, किंतु सत्य यह है अध्यक्ष जी कि ना ही जैविक हथियारों की परिभाषा है, ना ही चमगादड़ का वायरस और ना ही बायो बम। इनका टेस्ट हो सकता है पर यह साजिश के अंतर्गत कदाचित नहीं आ सकते हैं। अमेरिका ने इस रिसर्च के लिए फंडिंग की थी और उसके फंडिंग के आधार पर यदि चाइना साजिश का शिकार होता है तो निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अध्यक्ष जी, यदि मैं मित्र की इन बातों को मान भी लूं तो मैं मित्र से पूछना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत किस लिए है, संयुक्त राष्ट्र संघ किस लिए है, WHO किस लिए है। विश्व का कोई भी देश न ही अंतर्राष्ट्रीय अदालत में किसी प्रकार के मुआवजे की मांग करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को बहिष्कृत करने की किसी प्रकार की मांग नहीं की जाती है, WHO की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है और फिर चाइना को साजिश करार दे देते हैं। बड़ी अजीब परिस्थिति है। यदि किसी प्रकार का रिसर्च साजिश के अंतर्गत आता है तो अध्यक्ष जी, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी में कोई भी बकरे और गधे की कहानी सुनना नहीं चाहेगा। आज बकरे और गधे के बीच क्या अंतर है, इस बात को हर कोई जानता है। अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न होना कोई बुरी बात नहीं है। चाइना ने उदारीकरण के तहत विश्व के अन्य देशों में अपने प्रोडक्ट सस्ते दामों पर बेच करके गरीबी से लड़ने का जो प्रयास किया है, उस बात पर माननीय मित्र की दृष्टि नहीं जाती है। यदि इतनी ही बात है, इतना ही लगता है कि चाइना का यह षड्यंत्र है, तो अमेरिका जैसा ताकतवर राष्ट्र जिसने ओसामा बिन लादेन को नहीं बख्शा, पाकिस्तान में आके मारा, सद्दाम हुसैन को इराक में जाके मारा, ईरान के एक नेता को अभी हाल फिलहाल सितंबर-अक्टूबर में ही मारा जा करके, बगदादी को जाके निस्तनाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि भारत पर भी 1998-99 में परमाणु परीक्षण के दौरान प्रतिबंध लगाने से नहीं चूका, पर चाइना पर अभी तक किसी भी राष्ट्र ने किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं किया है। इसलिए मित्र की बातों में कोई दम नहीं है अध्यक्ष जी, और मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये कहता हूँ कि सदन में कही गई मेरे द्वारा जो बात है वो तर्कपूर्ण है, तथ्यपूर्ण है। चाइना किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं कर रहा है, यह चाइना का और 21वीं सदी की मांग है, मानव जाति की मांग है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की नीति को यदि अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान आदि देशों ने फॉलो किया होता तो निश्चित रूप से इस महामारी से बचा जा सकता था। हिंदुस्तान ने उसको सीरियसली लिया अध्यक्ष जी। आज हिंदुस्तान में 10,363 संक्रमित हैं, 339 लोगों की मृत्यु हुई है और कुछ लोग ठीक भी हुए हैं। इसलिए मित्र की इस बात पर मैं घोर आपत्ति दर्ज कराते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो प्रमोद, आपने एक नेचुरल सी डिबेट की और एक अच्छे वक्ता की हैसियत से अपने तथ्यों को, तर्कों को रखा है। निर्णायक मंडल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले सुभाष जी। प्रमोद जी, आपने बहुत अच्छा बोला। मुझे अपने जमाने के डिबेट्स याद आ गए और एकदम फ्लो में था, सब कुछ बढ़िया था, क्वेश्चनिंग एबिलिटी भी अच्छी थी आपकी। आपको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। दानिश जी। बिगिनिंग में अग्रेशन बहुत अच्छा आया, जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग किया ना, मजा आ गया सुन के। फिर उसके बाद आप
धीरे धीरे फिर आप भी स्लो होते गए। भाषा में सुधार की बहुत ज़रूरत है सर, शोभली दिक्कत है। उसके बाद एक चीज़ जो है, आपने वुहान शब्द को गुहान बोला है, तो ऐसे सिटी चेंज ना करें, बड़ा गलत हो जाता है जब हम जगह ही चेंज कर देते हैं। लेकिन सबको पता है, लिसनर्स को भी, हमें भी पता है कि वो कहीं ना कहीं आपको गलती लगी है, आप वुहान ही कहना चाहते थे। कंटेंट आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको कंसीडर कर रहा हूँ। सुधार की गुंजाइश है, उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन जिस तरीके से आपने वो बोला ना, क्या ये गधे बकरे वाली कहानियां सुना के कर रहे हो, जो आपने अपने साथी के तर्कों को तोड़ा है ना, वो सुन के मजा आ गया। जिस तरीके से आपने काटा है उन तर्कों को। राणा साहब, अभी मैं पुनीत दानिश को सुन रहा था और बिल्कुल मेरे मन में भी यही बात थी। बाकी वर्मा सर, दानिश सब कुछ कह चुके हैं। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है आपका, और अपने साथी के वक्तव्यों के इर्द गिर्द आपने अपने वक्तव्यों को बुना है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत कम दिखाई दे रही है ये चीज़ ना हमको, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, आपने बहुत अच्छा कहा। और हाँ, गुहान वाली बात मैंने नोट की, बिल्कुल आप इसमें सुधार कीजिए। बाकी मैं भी आपको कंसिडर कर रहा हूँ आगे के लिए। मुबारक हो प्रमोद, बहुत बहुत बधाई आपको। आप प्रतीक्षा सूची में हैं। कंसिडरेशन का मतलब यही है कि आप प्रतीक्षा सूची में हैं। जब फाइनल रिजल्ट बनेगा तब आपका परिणाम इसी कार्यक्रम में घोषित किया जाएगा। तो आप बने रहिएगा और सुनते रहिए रेडियो उड़ान पर यह विशेष वाद विवाद प्रतियोगिता का कार्यक्रम। चलिए तो प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं और अगली प्रतिभागी विषय के पक्ष में अपने विचार रखने आ रही हैं अपने दल के साथ नेहा। सदन की गरिमा को नमन। महोदय, जैसा कि हमारा विषय है कि कोरोना वायरस चीन देश की साजिश है, कि पुरजोर पक्ष में मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। महोदय, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस कोविड-19 वायरस जाति का एक ऐसा सदस्य है जिसका संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। और गौर करने की बात यह है कि अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। इसके अलावा महोदय, यदि देखें साजिश क्या है, तो साजिश यानी एक स्ट्रैटेजी के तहत किसी दूसरे को हानि पहुंचाना और फिर उस हानि से लाभ कमाना, तो ये होती है महोदय साजिश। तो अब हमें ये देखना होगा कि जो कोरोना वायरस है वो चीन देश की साजिश कैसे है। महोदय, देखने की बात यह है कि जो कोरोना वायरस का फैलाव है वो वुहान में शुरू हुआ था। वुहान में दिसंबर में जब ये बीमारी फैल रही थी, तब केवल इतनी ही खबरें आ रही थी कि वुहान में एक रहस्यमय बीमारी किसी वायरस से फैल रही है। वास्तव में तब चीन ने दुनिया भर से इस बीमारी और इसके मरीजों की संख्या के बारे में छिपाया। इसके साथ ही WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस वायरस से रिगार्डिंग जितनी भी खबरें थी वो सब छुपाने की कोशिश की या पूर्णतः दुनिया के सामने बताने का प्रयास नहीं किया। इसके अलावा महोदय, चीन ने कोरोना वायरस को एक बायोलॉजिकल वेपन के रूप में प्रयोग किया, जिसे कहा जा रहा है कि WIY यानी कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में बनाया गया, जिसे जेनेटिकली इंजीनियर किया गया और उसे फैलाने का कार्य किया। अब महोदय, चीन, हम ये जानते हैं कि जो कोरोना वायरस का जो शुरुआत जहाँ से हुई थी वो था वुहान, यानी चाइना की एक स्थान है चाइना में वुहान, वहाँ से ये शुरू हुआ। महोदय, यहाँ देखने की बात ये है कि वुहान चाइना में होने के बावजूद जहाँ पर इस वायरस का फैलाव हुआ, ये पूरे चाइना में नहीं फैल पाया। मतलब देखने की बात ये है कि चाइना में भी कुछ ऐसी जगह ही थी जहाँ पर कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बहुत ही कम थी या फिर ना के बराबर थी। और महोदय, जब ये वायरस फैल रहा था, जब ये अपने पूरे हाई लेवल पे था चाइना में, तब वहाँ से जिन यात्रियों को दूसरे देश में जाना था, तो जो दूसरे देश में जाने वाले यात्री थे उनका प्रॉपर टेस्ट नहीं किया गया, उनको बिल्कुल इजीली जाने दिया गया। ये कहीं ना कहीं एक साजिश को दर्शाता है कि ये एक तरीके से बायोलॉजिकल वेपन के रूप में प्रयोग किया उन्होंने, ताकि ये दूसरे देशों में इससे संक्रमित लोगों की संख्या को बढ़ा सके और कहीं ना कहीं खुद को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार और सबसे ज़्यादा भरोसेमंद साथी के रूप में दुनिया के सामने दिखाए। वो ये दिखाना चाहते हैं, वो ये चाइना जो है वो दर्शाना चाहता है कि वो कैसे अमेरिका से ज़्यादा शक्तिशाली देश है, और अब वो
चाइना जो है वो चाइना ने पूर्ण रूप से इस पर रोकथाम लगा ली है। कोरोना वायरस के द्वारा जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो चाइना में दिन पर दिन घटती जा रही है और आज हम देखते हैं कि चाइना में कोरोना वायरस की वजह से कोई जो मरीज़ है वो सामने नहीं आता, कोई मृत्यु नहीं होती है। अब इसके बाद जो कोरोना वायरस की वजह से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई भी चाइना ने करनी शुरू कर दी है। अपनी बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को भी समेट लिया है, सुधारने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। महोदय, चाइना जो है वो वैक्सीन बनाने का कार्य में जुट गया है। इसके अलावा महोदय जो चाइना है वो सभी देशों में मास्क और वेंटिलेटर्स बेचकर काफ़ी ज़्यादा लाभ कमा रहा है। इसके अलावा महोदय हम यहाँ देखें तो चाइना की एक साजिश को दर्शाता है कि कैसे उसने शुरुआत में जब कोरोना वायरस फैल रहा था तो सभी देशों से, सभी नागरिकों से कैसे इस बात को छिपाने की कोशिश की और कैसे आज चाइना अपनी इस कोरोना वायरस की जो जंग थी उससे जीतकर कहीं ना कहीं एक दिखावा कर रहा है और जीतने की एक दिखावा करके आज वो कैसे इस चीज़ से लाभ कमा रहा है। तो महोदय यहाँ देखने की बात यह है कि ये कोरोना वायरस जो है वो चीन की साजिश है। वो साजिश क्यों की है? क्योंकि वो दूसरे देशों के सामने अर्थात दुनिया को ये संदेशा देना चाहता है कि अमेरिका नहीं बल्कि चाइना है जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार और भरोसेमंद देश है। तो ये साजिश है, ये एक न्यूक्लियर वेपन है, एक नए तरह की वर्ल्ड वॉर का एक जरिया बन गया है कि हम आज बायोलॉजिकली कैसे विश्व युद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा प्रयास नेहा। निर्णायक मंडल के सदस्यों की ओर बढ़ते हैं। बहुत जल्दी आपके दिलों की धड़कनों को और अधिक नहीं बढ़ाता हूं। सबसे पहले दानिश जी। तो नेहा जी, आपने रिगार्डिंग स्ट्रेटजी, हाई लेवल वैक्सिंग, प्रॉपर टेस्टिंग, कई इंग्लिश शब्दों का यूज किया अपनी बातों में, अपने भाषण में, जिससे आप सीधे रूल्स को वायलेट करती हैं। तो हमारी शर्तें बहुत क्लियर थी, जब आप हिंदी या इंग्लिश में से जो भी चूज कर रही हैं तो दूसरी लैंग्वेज को मिक्स नहीं करना है, लेकिन आपने किया। स और श की आपके साथ भी दिक्कत है, इसको सुधारिए, लेकिन वो सेकेंडरी चीज है क्योंकि आपने इंग्लिश शब्दों का बहुत इस्तेमाल किया अपनी बातों में, तो वहीं से मेरी ओर से आप डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं ये थोड़ा आपका भी पेपर रीडिंग लग रहा था। कंटेंट आपका अच्छा था, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी थी, बाकी सुधार की गुंजाइश है, तो वो सेकेंडरी आ जाती है। लेकिन मैं पहले वाले तर्क पे ही आपको डिस्क्वालीफाई करता हूँ। बहुत माफ़ी चाहता हूँ और आपसे विनम्र विनती है, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगी तो पूरी शर्तों को पढ़ के आएँ, टर्म्स एंड कंडीशंस को, और आप एक अच्छी कंटेंडर हो सकती थी, तो आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस की। शुभकामनाएं आपको। ये अच्छा नहीं हुआ नेहा, आपको बहुत ध्यान देना चाहिए था, लेकिन अब किया कुछ नहीं जा सकता। सुभाष जी। पुनीत, मैंने जो महसूस किया कि ये पेपर रीडिंग करके बोल रहे हैं और वाद विवाद में पेपर रीडिंग नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि भाषा का ध्यान इन्होंने नहीं रखा। तीसरी चीज ये है कि कहाँ रुकना है, कितनी देर रुकना है, बाकी उच्चारण इत्यादि से पहले के संदर्भ में तो दानिश काफी कुछ बोल चुके हैं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वाद विवाद प्रतियोगिता में भाषा का विशेष महत्व होता है और किस तरह से कहाँ कितना रुकना है, चिन्हों का बहुत महत्व होता है, प्रश्न पूछने का बहुत महत्व होता है, तर्क काटने का और तर्क प्रस्तुत करने का। आप अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं और प्रतिद्वंदी के तर्क काटते हैं। जब तक आप प्रतिद्वंदी के तर्क धराशायी न कर दें तो अब तक आप अच्छे प्रतियोगी नहीं हो सकते। लिहाजा आप अपने तर्क रखने और आप दूसरों के तर्क काटने की जो प्रवृत्ति है, परंपरा है, उसका ध्यान रखें। और अगली बार के लिए शुभकामनाएं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, इस बार मैं आपको आगे के लिए नहीं कंसिडर कर पा रहा हूं। राणा साहब। नेहा, व्यक्तिगत तौर पे अगर देखा जाए तो मैं बाइलिंगुअल डिबेट्स का बहुत पक्षधर हूँ, लेकिन क्योंकि प्रतियोगिता की शर्तें इस प्रकार से हैं और मुझे लगता है कि आपको उनको फॉलो करना चाहिए था, तो इस वक्तव्य में आपके बहुत सी बातें ऐसी हैं जो शर्तों का उल्लंघन करती हैं। बाकी मुझे आपकी स्पीच बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा कि आपने पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से रखे हैं। ये बात ज़रूर है कि आप में उच्चारणों की शुद्धता नहीं है, लेकिन फिर भी
मैं आपको अंडर कंसीडर करता, पर अब बात वही है, 2 जजेस कह चुके हैं हमारे, और ये प्रतियोगिता के शर्तों का उल्लंघन भी है, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आगे के लिए तैयारी करें और विशेष ध्यान रखें, शर्तें ज़रूर पढ़ें जब भी आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेती हैं तो। नेहा, आपको हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट हमारी ओर से। थोड़ा सा ध्यान अगर आपने रख लिया होता तो आप एक अच्छी कंटेस्टेंट हो सकती थी, प्रतिद्वंदी हो सकती थी, ऐसा निर्णायक मंडल के सदस्यों ने भी कहा है। चलिए बिना देर किए प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं। आपके प्रतिपक्षी साथी विषय के विपक्ष में अपने विचार रखने आ रहे हैं। यशवंत। सदन की गरिमा को नमन करते हुए, जैसा कि सदन पटल पर रखा गया विषय है कि कोरोना वायरस चाइना का साजिश है, इसके पुरजोर विपक्ष में मैं अपना तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूं। अपने प्रतिपक्ष मित्र की बातों का पूर्ण रूप से खंडन करते हुए और अपनी बातों को कि कोरोना वायरस चीन का साजिश न होकर मानव जाति द्वारा किए गए, प्रकृति के साथ किए गए खिलवाड़ का परिणाम है, जो आज हमें कोरोना वायरस के रूप में हम सबके सामने प्रदर्शित हो रहा है। महोदय, इस बात को मैं 2 आधार पे, फिलॉसफिकली और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे इस बात को मैं स्थापित करना चाहता हूँ। महोदय, सबसे पहले बात तो ये है कि अगर मैं फिलॉसफिकली देखूँ तो मानव ने अंधाधुन विकास के नाम पर अंधाधुन प्रकृति के साथ न केवल दोहन शोषण किया है, बल्कि ऐसे जीव जंतु है जिसका पूर्ण रूप से खंडन किया और उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। आज का जो जलवायु है, नदी, पहाड़, जंगल है, वो पूर्ण रूप आधा से ज़्यादा प्रदूषित हो गए हैं और ऐसे वातावरण में अन्य जीव जंतु का जो जीवन यापन है वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है महोदय। और प्रकृति जो है अपने आप को संतुलित करना जानती है। मैं उसको उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार एक माँ के लिए उसके सभी बेटी बेटियाँ समान होते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के लिए एक चींटी से लेकर जंगल में विचरण कर रहे शेर तक और आसमान में उड़ती पंछी से लेकर पानी में तैरते मछली और इंसान सभी उसके लिए समान हैं। और जब एक प्राणी किसी अन्य प्राणी पर, जीव जंतु पर साम्राज्य स्थापित करना चाहता है और उसका दोहन शोषण करता है, तो प्रकृति जो है अपना संतुलन बैठाना चाहती है। जिस प्रकार आज मनुष्य प्रकृति के अन्य जीव जंतु का दोहन शोषण कर रही है, तो आज प्रकृति ने कोरोना वायरस के माध्यम से इंसानों को सचेत किया है। तो महोदय, इससे स्थापित होता है कि प्रकृति जो है वो संतुलन बैठाना चाहती है और इसका उत्पत्ति प्रकृति ने ही किया है, ना कि चीन से। अब इसको वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, वैज्ञानिक खोज के आधार पर मैं इसको स्थापित कर देना चाहता हूँ महोदय। जो वायरस को जो स्ट्रक्चर है, तो उसमें एक बात आती है स्पाइक प्रोटीन की। और महोदय, ये वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, वैज्ञानिक खोज के आधार पर ये सिद्ध हो चुका है, जो स्पाइक प्रोटीन है उसका जो निर्माण है वो मनुष्यों द्वारा करना असंभव है। और जो ये बात चाइना पर जो आरोप लगाई जा रही है कि उसने वुहान के एक लैब में इसका आविष्कार कर रहे थे और इसका खोज कर रहे थे और इसका निर्माण कर रहे थे, ये पूर्ण रूप से गलत साबित होता है। और महोदय, दूसरी बात ये कि जो चाइना पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने जैविक बॉम्ब का आविष्कार कर रहा था और इसके माध्यम से वो पूर्ण विश्व पे अपना साम्राज्य स्थापित करना चाह रहा था, पूरे विश्व पे एक महामारी फैलाना चाह रहा था, ये पूर्ण रूप से गलत है। गलत इस प्रकार से महोदय, सबसे पहली बात तो मैंने स्थापित कर चुका हूँ कि ये मनुष्यों द्वारा बनाना संभव ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर चाइना विश्व पे ये महामारी फैलाना चाहता, विश्व पे अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता, तो उसके यहाँ इतनी लोगों जो संक्रमित हुए हैं उसका क्या। और दूसरी बात, वहाँ बहुत लोगों का मौतें भी हुई है। चाइना की जो खुद की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई है
एक तथ्य और स्थापित करना चाहता हूँ महोदय कि ये बात बार बार उठ रही है कि इसका उत्पत्ति जो है वो वुहान में हुआ, इसके बाद अन्य उसके शहरों पे क्यों नहीं हुआ। तो महोदय इसका कारण ये है कि जब धीरे धीरे इसका संक्रमण फैल रहा था तो चाइना के पास कोई उपाय ही नहीं बचा था, इसलिए इसको रोकने के लिए अन्य प्रोविंस को उसने सील किया। और रही बात थी कि दूसरे देशों पे सील क्यों नहीं किया गया, तो महोदय समझना होगा उस समय तक ये स्थापित ही नहीं हुआ था कि ये इंसानों से इंसानों तक फैल सकता है, इसलिए उसने अन्य देशों के फ़्लाइट को कैंसिल नहीं किया गया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि महोदय जो इसका उत्पत्ति है वो चाइना द्वारा ना होकर ये प्रकृति ने संतुलन बैठाने के लिए किया है। धन्यवाद। अच्छा प्रयास आपका यशवंत जी। निर्णायक मंडल के सदस्यों की ओर जाऊंगा बिना देर किए, देखते हैं आपके वक्तव्य के विषय में उनके क्या विचार हैं। सबसे पहले राणा साहब। यशवंत, मुझे आपके वक्तव्यों में एक रुकता तो नहीं लगी। बिल्कुल, आप कहीं बहुत जगह आपने रिपीटेशन किया है शब्दों का, मुझे लगता है, और मैं आपको आगे के लिए कंसिडर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपके पीछे लखा जी का भजन जो था वो मुझे साफ सुनाई दे रहा था, और मुझे लगता है कि भजन बहुत अच्छा था। आपने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको आगे कंसिडर नहीं कर पाऊंगा मैं। सुभाष जी। पुनीत, एक तो मुझे ऐसा लगा कि ये पेपर रीडिंग कर रहे हैं, दूसरा इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, नेहा की तरह हिंदी और अंग्रेजी सम्मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है, और तीसरे फ्लो में भी इनकी दिक्कत है, कहीं आगे कहीं पीछे कुछ, लिहाजा इन्हें सुधार की बहुत आवश्यकता है और मैं इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ। दानिश जी। बहुत जगह अटक रहे थे, फीकी प्रेजेंटेशन, भाषा में सुधार की जरूरत, इंग्लिश और हिंदी का इस्तेमाल, शर्तों का उल्लंघन, कहीं भी फ्लो में नहीं, रिकॉर्डिंग क्वालिटी पुअर। जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, एक नॉन सीरियस परफॉर्मेंस, एक कंप्लीट नॉन सीरियस परफॉर्मेंस। जसवंत जी, आपसे रिक्वेस्ट है, हम आपके भाई हैं, मैं ये चाहूँगा कि अगली बार जब भी आप किसी कंपटीशन में भाग लें तो काइंडली शो सम सीरियसनेस। ऐसा कुछ भी नहीं लगा आपकी परफॉर्मेंस में। इस बार के लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बहुत शुभकामनाएं। तो यशवंत, टफ लक टुडे, आज आपका दिन नहीं है, लेकिन मुझे यह विश्वास है, अब निर्णायक मंडल के सदस्यों ने भी ये कहा है कि आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं यदि आप तैयारी करें तो, और अगली बार आप ऐसा ही करेंगे, मुझे विश्वास है। जल्दी जल्दी अगले प्रतिभागी की ओर बढ़ते हैं, आ रहे हैं नीलेश सिंघल। साथियों, आज हमारी वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है कोरोना वायरस चीन की साजिश है। मैं इसके पक्ष में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। कोविड-19 कोरोना वायरस इन्फेक्टेड डिजीज़ एक विषाणुजन्य बीमारी है, और मेरा यह मानना है कि यह चीन द्वारा सोची समझी साजिश के तहत उत्पन्न की गई बीमारी है। कोरोना वायरस का सर्वप्रथम संक्रमण चीन के शहर वुहान में हुआ। वुहान जंगली मांस बेचने की विश्व की सबसे बड़ी मंडी है, और ऐसा माना जा रहा है कि यह वायरस चमगादड़ से इंसान में आया और फिर इंसान से इंसान में इसका संक्रमण फैलता गया। चीन की जैविक हथियार बनाने की एक प्रयोगशाला वुहान शहर के समीप ही स्थित है, और एक चीनी वैज्ञानिक का लगभग 2 महीने पहले एक लेख छपा था जिसमें यह कहा गया है कि यह वायरस इसी प्रयोगशाला से लीक हुआ है। आज उस वैज्ञानिक का कहीं अता पता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि चीन में विचार अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं है। मैं ये अपने साथियों से ये पूछना चाहता हूँ कि वुहान शहर, जहाँ से हजारों किलोमीटर दूर स्थित मैड्रिड, मिलान और न्यूयॉर्क में यह वायरस तबाही मचा सकता है, पर वुहान से केवल सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित शंघाई और बीजिंग में इसका कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसा कैसे संभव है? मूलतः चीन द्वारा यह साजिश अमेरिका के साथ
चल रहे व्यापार युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए हुई है। अमेरिका के द्वारा निर्यात प्रतिबंध लगाने से चीन की आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी, उसका सकल घरेलू उत्पाद लगातार गिर रहा था। यही कारण है कि चीन ने इस वायरस को उत्पन्न कर पूरे विश्व में फैलाया है। आज अगर आप देखें तो चीन की कंपनियां सैनिटाइज़र बनाने, मास्क बनाने और इसके परीक्षण की जो किट है वो बनाने के में व्यस्त हैं और पिछले 3 महीने में इन कंपनियों के शेयर लगभग 400 गुना बढ़ चुके हैं। आज स्पेन, अमेरिका, इटली और भारत जैसे देश इन सभी सामग्रियों के आयात के लिए चीन पर ही निर्भर हैं। एक और अन्य तथ्य जो सामने आता है कि इस बीमारी के फैलने के बाद शेयर बाजार में तेजी से गिरावट हुई और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अमेरिका और यूरोप की कंपनियां चीन के शेयर बाजार में लिस्टेड थी, उनके दाम गिर गए और चीनी कंपनियों द्वारा औने पौने दामों पर उनको खरीद लिया गया। इस तरह इन सारी कंपनियों का चीन में राष्ट्रीयकरण हो गया बहुत ही कम दामों पर। एक अन्य कारण जो मेरे समझ में आता है कि चीन में यह बीमारी नवंबर के द्वितीय सप्ताह में प्रथम प्रकरण सामने आया था, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन को रिपोर्ट करने में चीन ने काफ़ी देरी की। प्रारंभ में चीन यह कहता रहा कि यह बीमारी का संक्रमण मानव से मानव में नहीं होता है। यही कारण है कि अमेरिका, इटली, स्पेन जो है इसके प्रति उतने गंभीर नहीं रहे। इसका मूल कारण था कि अमेरिका और चीन के बीच एक व्यापार समझौता होना था। जनवरी के द्वितीय सप्ताह में जब वो समझौता कंप्लीट हुआ, उसके पश्चात चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को यह बताया कि इसका संक्रमण मानव से मानव के भीतर हो सकता है। ये सभी कारण आज ऐसे हैं जिनको देखकर लगता है कि इस साजिश के पीछे चीन का हाथ है और जो वर्तमान स्थिति अमेरिका और यूरोपीय देशों की है वो अगर 6 महीने तक बनी रहती है तो चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जब आप अपनी लकीर को बड़ा नहीं कर सकते तो दूसरे की लकीर को आप छोटा कर देते हैं। चीन ने भी यही काम किया है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह कोविड-19 चीन की ही साजिश है। तो नीलेश, अच्छा प्रयास आपका, अच्छा वक्तव्य है। मैंने आपके वक्तव्य को सुना, मुझे तो बहुत मजा आया, लेकिन मैं एंकर हूं, मेरी सुनता कौन है? देखते हैं सुभाष जी सुनते हैं कि नहीं। जी सुभाष जी। पुनीत, नीलेश जी का वक्तव्य मैंने सुना, मुझे ना तो तर्क में दम लगा ना प्रस्तुति में दम लगा। इनको बहुत सुधार की आवश्यकता है, लिहाजा गुड लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। नीलेश जी, इन्होंने आपके वक्तव्य को सुना लेकिन मेरी नहीं मानी। मैं तो आपको आगे ले जाना चाहता था। दानिश जी। बहुत थके स्लो परफॉर्मेंस, अग्रेशन की पूरी तरह से कमी, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जोश होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, थोड़ी चुस्ती लाओ यार, थोड़ी एक्टिवनेस लाओ। डिबेट कर रहे हो, जीत हार छोड़ो, किसकी होगी। जब भी आप परफॉर्मेंस देते हैं, मुझे लगता है ये सभी के लिए एक रिक्वेस्ट है कि अपनी परफॉर्मेंस को सुन के ये देखो आपको मजा आ रहा है, उससे इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो नीलेश जी, इस बार के लिए माफी चाहता हूँ, अगली बार के लिए बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने भी नहीं सुनी। राणा साहब। हाँ पुनीत, मैं भी अपने साथी जजेस के साथ जाऊंगा, निर्णायकों के साथ, क्योंकि बहुत मतलब एग्रेशन की कमी है और तर्कों में कोई मतलब तारतम्यता है नहीं तर्कों में। मुझे लगता है आपको आगे के लिए बहुत प्रयास करना चाहिए और मैं अपने साथी निर्णायकों के साथ ही जाना चाहूंगा। अभी के लिए माफी चाहते हैं नीलेश जी। मेरी किसी ने नहीं सुनी नीलेश, मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए और अगली बार आप जरूर कामयाब होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके अगले साथी, उन्हें बुलाते हैं प्रियांश अग्रवाल। साथियों, अपना जो टॉपिक है कि क्या कोरोना वायरस फैलाना चीन की साजिश है, तो ऐसा नहीं है। चीन की साजिश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर चीन की साजिश होती तो सबसे पहले चीन उस बीमारी से अफेक्ट नहीं होता।
उसने जहाँ भी भेजा होता सबसे पहले वो वायरस, वो चीज़ वहाँ अफेक्ट होती। पहला ये है। दूसरा ये है कि आज की डेट में चीन ने उस बीमारी पे कंट्रोल कर लिया है और उसने उसका फेस्ट भी बना लिया आफ्टर 90 डेज लॉकडाउन। अमेरिका जो है, अगर अपन अमेरिका को ले लें, इटली को ले लें, स्पेन को ले लें, इन सब देशों में एक दिक्कत ये हुई है कि इन लोगों ने अर्थव्यवस्था पे ज़्यादा ध्यान दिया है। यहाँ के जो कंट्रोलर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उनका बेसिक ध्यान इकोनॉमी पे है, उन्होंने इकोनॉमी पे ज़्यादा ध्यान दिया है। इस कारण उन्होंने लॉकडाउन टाइम पे नहीं करे हैं, और लॉकडाउन टाइम पे नहीं करने के कारण जो कम्युनिटी ट्रांसफ़र है वो बहुत बढ़ गया है। और इंडिया को अगर अपन देखें तो इंडिया ने सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जान को दी। देन आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक भाषण दिया, जान भी जहान भी, उसमें उन्होंने अब इकोनॉमी की बात करी है, वो भी अकॉर्डिंगली कि अगर चीज़ें कंट्रोल होती है तो। और अगर अपन अमेरिका को देखें तो आज भी पूरे अमेरिका में लॉकडाउन नहीं है, आज भी कुछ ही स्टेट्स में वहाँ पे लॉकडाउन है, और आज भी वो लोग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। और इकोनॉमी नहीं है, ये जो सिचुएशन है, दिस इज़ अ टाइम ऑफ कंट्रोल, क्योंकि कोरोना वायरस एक फ्लू है जो मतलब कम्युनिटी ट्रांसफ़र जिसके अंदर हो रहा है, लोगों से लोगों को फैल रहा है। तो सबसे बेस इसका जो इलाज है वो है लॉकडाउन। जो प्रॉपरली लॉकडाउन कर लेगा वो इस पे इलाज पा लेगा, और जो प्रॉपरली लॉकडाउन नहीं करेगा वो इस पे इलाज नहीं पा पाएगा। बेसिकली अपन चीन को कंपेयर करें तो चीन का एक शहर था वुहान, जिसके अंदर ये चीज़ बड़ी स्प्रेड हुई। तो चीन ने सबसे पहला काम ही ये करा था कि उस शहर को लॉक कर दिया था, उस शहर के बाहर जाना वो कर दिया था। और अगर यही चीज़ अगर अपन अमेरिका में देखें तो अमेरिका में जब स्टार्टिंग में केस आए, जब उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसी तरह अगर अपन कोरिया को देखें तो कोरिया ने पूरा कंट्रोल करा है। ऐसे बहुत सारे देश है जिन्होंने कोरोना के ऊपर बहुत कुछ कंट्रोल करा है, ओनली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और केयर। कोरोना वहाँ पे ज़्यादा फैला है क्योंकि आज की डेट में वर्ल्ड में घूमना इट्स अ नॉर्मल थिंग, एंड ये आज का जो सिनेरियो है उसमें रूटीन में ही इंटरनेशनल ट्रैवल लोगों का बहुत इजीली हो जाता है। तो चीन, और कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स में ये भी पाया गया है कि ये जो है अमेरिका ने चीन में भेजा था, बट बात ये है कि वो अमेरिका की लैब में कुछ विस्फोट हो गया है तो अमेरिका में ज़्यादा फैल गया है। बट अल्टीमेटली इस ओवरऑल कितने भी तथ्यों को अपन जोड़ लें, उस हिसाब से ये कहीं भी नहीं लगता है कि ये जो कोरोना वायरस है ये चीन ने अमेरिका भेजा है, क्योंकि अगर चीन भेजा होता तो आज चीन जिस स्थिति में है उस स्थिति में नहीं होता। आग हाथ से जो लगाएगा, और अगर उसी अगर आग से खेलने वाले व्यक्ति के हाथ जरूर जलेंगे, ये तय है। तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि ये इसमें चीन की कोई साजिश है। तो अग्रवाल साहब, एक अच्छा प्रयास आपने किया, आपके वक्तव्य का भी एक अपना फ्लो था। देखते हैं निर्णायक मंडल के सदस्यों के इस संबंध में क्या विचार हैं। सबसे पहले दानिश जी। प्रियांश जी, आपको भी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लैंग्वेज में बहुत सुधार की ज़रूरत है। आपने बी रूल्स को वायलेट किया है, इंग्लिश शब्दों को यूज़ किया है। बहुत जोश थोड़ा सा लाइए अपने आप में, जैसा मैंने पहले कहा। तो इस बार के लिए मैं आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ। दानिश से सहमत हूँ। बाइलिंगुअल गए हैं और रिपीटेशंस हैं, एग्रेशन की कमी है। मैं माफी चाहता हूँ आपसे। वर्मा साहब। सब कुछ तो दोनों जजेस ने कह दिया है, मेरे पास सिर्फ इतना ही बचा है कहने के लिए कि अगली बार के लिए मेरी शुभकामनाएं। तो प्रियांश, बहुत जल्दी आपके वक्तव्य का निर्णय हुआ और आप अगली बार तैयारी करके आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आपके लिए ये समझना आवश्यक है कि किसी भी प्रतियोगिता में जाने से पहले उससे संबंधित नियमों शर्तों को अवश्य पढ़ें। तो आप अगली बार ऐसा करेंगे, मैं ऐसा समझता हूं। वक्त एक ब्रेक का, एक छोटे से अंतराल का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। विषय कोरोना वायरस चीन देश की साजिश पर वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही है, रेडियो उड़ान पर आप सुन रहे हैं। और अब अभी इस प्रतियोगिता में कुछ और प्रस्तुतियां बाकी हैं, तो सुनते रहिए रेडियो उड़ान अपना एक अपना। मैं आनंद आचलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का मानद सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ।
नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info। आप कॉल कर सकते हैं 022-6683-8637। Radio Udan presents a unique show for disabled world, Community Colors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती है, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। मेरा नाम चंदन दास और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। बहुत बहुत शुक्रिया। For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. बहुत बहुत स्वागत इस ब्रेक के बाद, इस अंतराल के बाद आपका रेडियो उड़ान इस विशेष वाद विवाद प्रतियोगिता स्पेशल डिबेट प्रोग्राम में, जो लॉकडाउन पीरियड के दौरान कोरोना वायरस से बचने के लिए आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब आप पूछेंगे बचने के लिए कैसे? तो भैया, जब कोरोना वायरस से बचने के लिए आप घरों में बैठेंगे, रेडियो उड़ान सुनेंगे, तो अपने घरों में तो कम से कम बैठे रहेंगे ना, और कोरोना वायरस से आपका बचाव भी होगा क्योंकि आप किसी के कांटेक्ट में, संपर्क में नहीं आएंगे। तो इसीलिए रेडियो उड़ान को सुनते रहिए, आपके लिए ऐसे प्रोग्राम्स रेडियो उड़ान लाता रहेगा। बिना देर किए प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं, अगले दल की ओर बढ़ते हैं। इस दल में विषय के पक्ष में, फेवर में अपने विचार रखने आ रहे हैं निखिल श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं निखिल श्रीवास्तव। वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए सदन पटल पर रखे गए विषय कोरोना वायरस चीन की साजिश विषय का पुरजोर समर्थन करते हुए चंद विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। महोदय, जैसा कि सर्वविदित है, कोरोना वायरस ने आज पूरी दुनिया में महाहड़कंप मचा रखा है। अमेरिका, जापान, इटली, ब्रिटेन, स्पेन, भारत, कनाडा जैसे महान विकासशील देश और विकसित देश, स्वास्थ्य सुविधा में बेहतर होने वाले देश आज बड़ी मात्रा में पीड़ित एवं भयावह स्थिति वाले देश बने हुए हैं। दुनिया का कोई देश नहीं जो इस वायरस से डरा हुआ न हो या इस वायरस से अछूता रहा हो। लेकिन महोदय, चाइना ही एकमात्र ऐसा देश है जो अपने आप को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसी के देश में इस वायरस की उत्पत्ति भले हुई है, कोरोना वायरस की उत्पत्ति, लेकिन वो सबसे सेफ एवं सुरक्षित देश है। वहाँ स्थिति बहुत चंगी है, अच्छी है। लेकिन महोदय, यह उसकी एक साजिश है। मैं अभी कुछ तर्क आपके समक्ष रखूंगा जिससे स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि यह वायरस, कोरोना वायरस, चीन की एक गहरी एवं भयंकर साजिश है, जिससे वह अपनी विस्तारवादी नीतियों को कामयाब बनाते हुए पूरी दुनिया पर अपना आर्थिक रूप से हर तरीके से साम्राज्य विकसित कर सके, अपना शासन तंत्र फैला सके। जी हाँ, चाइना देश कुछ समय पूर्व से ही ऐसे जैविक हथियार एवं वायरसों को बनाने की फिराक में रहा है, जिसे दुनिया में फैलाकर वह अपना काम बना सके, अपना साम्राज्य विस्तार कर सके। महोदय, क्या कारण है
अक्टूबर-नवंबर 2019 से ही चाइना ने बड़ी मात्रा में सैनिटाइजर, मास्क जैसी चीज़ों का उत्पादन और ऐसी चीज़ों को मंगवाना शुरू कर दिया था। महोदय, दिसंबर 2019 में जब चाइना सरकार के न चाहते हुए भी इन केसों के बारे में, वायरस की उत्पत्ति के विषय में पूरी दुनिया में जानकारी फैली और फिर सरकार ने इसे छुपाने की कोशिश की, पर बाद में जब इस सच्चाई को चाइना सरकार ने भी मान लिया, तब दुनिया के अलग-अलग डॉक्टरों की टीम ने इस पर अपनी रिसर्च की। 31 दिसंबर 2019 को ताइवान के डॉक्टरों ने कहा कि यह वायरस मानव के जुड़ते संपर्क में आते रहने से फैलता है। हालांकि इस बात को 14 जनवरी 2020 को नकार दिया गया। महोदय, क्या कारण है कि 8 जनवरी 2020 को चाइना के ही ली वैन यांग नामक बड़े डॉक्टर के एक सोशल मीडिया पर ऐसे आर्टिकल डालने से, जिसमें उन्होंने बता रखा था कि यह वायरस किस प्रकार से चाइना में हड़कंप मचा रहा है और ये किस प्रकार से फैलता है, उस आर्टिकल को चाइना सरकार ने हटा दिया एवं उस डॉक्टर का भी आज दुनिया में कोई अता पता नहीं है कि वह जीवित है या मृत है। महोदय, इस वायरस की उत्पत्ति के विषय में पूरी दुनिया को दिसंबर 2019 में ही पता लग गया था, लेकिन चाइना की सरकार ने चाइना के वुहान शहर में लॉकडाउन 23 जनवरी 2020 को लगाया। इन 1-1.5 महीनों में ही चाइना के वुहान शहर में न जाने कितने हजारों लाखों लोग आए और गए होंगे, लेकिन महोदय, चाइना अपने आधिकारिक आंकड़े बताता है, जिसमें वह कहता है कि चाइना में केवल 3 से 4 हजार लोग ही इस वायरस के कारण मृत हुए हैं, जो संख्या साफ-साफ गलत है। यह हो ही नहीं सकता। महोदय, वह पूरी तरीके से सभी आंकड़ों को दुनिया से छिपाना चाह रहा है, क्योंकि वहाँ पर सब चीज़ों पर सरकार का कंट्रोल है। मीडिया हो, चाहे कोई सोशल मीडिया हो, हर चीज़ पर सरकार का गहरा नियंत्रण है। महोदय, सरकार किसी भी बात को सामने नहीं आने दे रहा है। WHO की सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका करता है, लेकिन अमेरिका ने इस शक के कारण कि WHO भी चाइना से मिला हुआ है, WHO की फंडिंग रोक दी है। WHO के प्रमुख ने भी कुछ समय पहले शी जिनपिंग के साथ फ़ोटोज़ खिंचाई थी और यह दिखाने का प्रयास किया वहाँ सब अच्छा है, चंगा है, और उनके बयान भी कुछ ऐसे इनडायरेक्टली चाइना को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। महोदय, चाइना ने अभी कुछ दिनों पहले लॉकडाउन हटाया वुहान शहर से और बढ़िया जश्न मनाया, दिखाने का प्रयास किया कि वहाँ सब बेहतरीन है, लेकिन उसके बाद भी वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या वहाँ से ऐसी जानकारी आती रही, जिससे स्पष्ट होता है कि चाइना हमसे बहुत कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ छिप नहीं पा रहा है। देर सवेर ही सही दुनिया के सामने आ जा रहा है। उपरोक्त कथन सबको सिद्ध करने में काफ़ी है कि यह वायरस चीन की साजिश है। धन्यवाद। निखिल जी, एक अच्छा प्रयास आपने किया, एक वक्तव्य आपने जो दिया है उसमें एक फ्लो था, तारतम्यता थी। निर्णायक मंडल के सदस्यों की ओर उन्मुख होना चाहूंगा, जिनमें सबसे पहले दानिश जी। और निखिल पाजी की हालचाल? तो उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, हालांकि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ईस्टर्न हिंदी में ये चंगा चंगी शब्द का इस्तेमाल होता है, हिंदी में भी, लेकिन मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है। हिंदी की ग्रामर में ऐसा कहीं नहीं मिलता है। और चंगा चंगी शब्द जो है वो हम पंजाबी में खूब इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए था। 1-2 जगह आपने इंग्लिश शब्दों का भी यूज़ किया है, उससे भी आपको बचना चाहिए था। 1-2 जगह ही किया, लेकिन आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, इसलिए दूंगा कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी और जो आपके तर्क थे वो मुझे अच्छे लगे। कंटेंट आपका ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक बार के लिए आगे चल के देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं थी। मैं आपको कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन इम्प्रूवमेंट बहुत चाहिए। आपको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, तो वो अपना आप करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। राणा साहब। निखिल, बहुत अच्छा वक्तव्य दिया आपने, बहुत शानदार वक्तव्य, तारतम्यता थी आपके वक्तव्य में। पुनीत से पूरी तरह सहमत हूँ मैं, और मैं आपको आगे के लिए कंसिडर कर रहा हूँ। बाकी जो हमारे साथी हैं दानिश, उन्होंने जो कहा है, इन बातों पे विशेष ध्यान दीजिएगा आगे से। चलिए, इस प्रतियोगिता में पहली बार मेरे से कोई सहमत हुआ है। धन्यवाद राणा साहब। सुभाष जी।
पुनीत, पहली बात तो इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, दूसरी बात इनके उच्चारण सही नहीं है और मुझे तो संतुष्टि नहीं हुई, इसीलिए मैं तो क्षमा चाहता हूँ इनसे। सुभाष जी ने आपको आगे के लिए कंसीडर नहीं किया है, लेकिन निर्णायक मंडल के 2 सदस्यों ने आपको कंसीडर किया है, तो अभी आपको प्रतीक्षा करनी है। लेकिन हाँ, तलवार आप पर लटक तो अवश्य रही है। तो इसी दल की प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं। इस दल के अगले सदस्य अपनी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं सत्यम कुमार। नमस्कार, मैं सत्यम कुमार, जेपीएम स्कूल। पटल पे रखा गया विषय कोरोना वायरस चीन की साजिश है, इसका पुरजोर विरोध करते हुए अपने तर्क प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसा कि आज सर्वविदित है कि आज के तारीख में 18 लाख से ज़्यादा पेशेंट कोरोना वायरस के हो चुके हैं और इससे कोई भी देश अछूता नहीं रहा है। यहाँ तक कि जिस देश को लोग कह रहे हैं कि उस देश की कोरोना वायरस की उत्पत्ति उस देश में हुई है, उस देश ने कोरोना वायरस को बनाया है, तो वहाँ के भी बहुत सारे लोग मरे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि चीन आंकड़े छुपा रहा है, तो चीन जब आंकड़े छुपा रहा है इसका मतलब उसका नुकसान और हुआ है। तो ये हम कह ही नहीं सकते कि चीन ने कोरोना वायरस का जन्म दिया है या फिर उसकी उत्पत्ति वहाँ हुई है। जैसा कि आज इंडिया टीवी की रिपोर्ट में ये दिखाया जा रहा था कि कोरोना वायरस जो चीन द्वारा फैलाया गया है उसके पीछे अमेरिका ने फंडिंग की थी और वो फंडिंग कितने की थी? 18 करोड़, ये आंकड़ा दिखाया जा रहा था। तो क्या चीन इतना विकासशील देश है? क्या वो गरीब देश है कि 18 करोड़ सिर्फ रुपए लेके वो पूरे देश पूरी दुनिया का नुकसान करने जाएगा और वो कोरोना वायरस को बनाएगा, इतने घातक वायरस को? और ये सब चीन में ख़त्म होने के बाद भी और वहाँ शांति फैलने के बाद भी, जबकि वहाँ पे खुशी का एक जश्न भी मनाया गया है अभी हाल ही में, उसके बाद भी वहाँ कल या परसों 43 पेशेंट मिले हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि चीन ने ही कोरोना वायरस को जन्म दिया है? इससे 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और चीन में 3000 लोग आंकड़ों में दिखाए जा रहे हैं कि मारा गया है और पूरी दुनिया ये कह रही है कि चीन में ज़्यादा लोग मरे हैं। तो इसमें नुकसान तो चीन का ही है ना, कि अगर वो आंकड़े छुपाएगा तो इससे हमें पता चलता है कि चीन ने ये वायरस नहीं बनाया है। जो लोग कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के कारण और चीन आगे निकलने के कारण इस वायरस को बनाया है, तो ये बता देना चाहते हैं कि आज हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन हर 3 चीज़ों में औसतन 1 चीन की होती है। और शायद हम अपने आसपास देखें तो हो सकता है कुछ लोग तो 3 की तीनों ही इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वो अपने अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए अपना दोबारा निमोचन नहीं करेगा और वो अपनी गतिविधि को दोबारा सुधारने का प्रयास नहीं करेगा? ये चीन कोई विकासशील या गरीब देश नहीं है जो अपनी अर्थव्यवस्था को ऐसे ही डगमगाने दे। वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए शुरू से ही बहुत अच्छे काम करते आ रहा है और जैसा कि आंकड़ों में और कई रिसर्च में ये बताया जाता है कि अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा कुछ सालों में चीन। तो दुनिया जब बोलती है, लोग विकास करते हैं और वो करते रहते हैं। अगर ऐसा ही होता कि चीन में कोरोना वायरस बना है तो आज चीन के लोग भी इतने ज़्यादा नहीं मारे जाते और कोई भी दूसरे देशों को दिखाने के लिए कि हमने वायरस बनाया है, इससे हमारे भी लोग मरे, ये दिखाने के लिए कि हमने नहीं बनाया है, तो इतने ज़्यादा लोग नहीं मारे जाते क्योंकि उसके अर्थव्यवस्था पे भी घातक प्रभाव पड़ा है। तो मैं एक बार फिर आप सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस चीन में नहीं बना है और ना ही इसका कोई सबूत है और ना ही ये कोई पुख्ता रूप से कह सकता है। धन्यवाद। सत्यम, आपके वक्तव्य को सुनते हुए मुझे यह पता चला कि आप जेबीएम स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो आपने अपनी आयु के अनुसार एक अच्छा प्रयास किया है। तो देखते हैं आपका प्रयास कितना रंग लाता है। सबसे पहले राणा साहब। सत्यम, बहुत संतुष्ट हूं मैं आपकी प्रस्तुति से। बहुत अच्छी प्रस्तुति है आपकी, बहुत अच्छा वक्तव्य। आपने अपने विचारों को जिस तरीके से रखा है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, एग्रेशन की थोड़ी सी कमी है, लेकिन आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं अभी और इसे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। एक बात मैं कहूंगा आपके वक्तव्य के संदर्भ में कि जैसे आपने कहा, शुरुआत में कहा कि जो देश हैं
कोरोना की रोकथाम करने की बजाय, उसकी वैक्सीन ढूंढने की बजाय जो है एक दूसरे पर दोषारोपण करने में लगे हैं। बहुत अच्छा कहा आपने। लेकिन आप अगर इसके अंत में कहते तो आपकी जो ये स्पीच होती, ये एकदम जिसे कहते हैं कि मैं टॉप की स्पीच होती। तो वैसे आपने बहुत अच्छा कहा है और मैं आपको आगे के लिए कंसिडर कर रहा हूँ। बहुत बहुत मुबारक। दानिश जी, मैं कम से कम इस परफॉर्मेंस में राणा साहब के साथ नहीं हूँ। बहुत स्लो परफॉर्मेंस लगी मुझे, अग्रेशन की बहुत कमी थी, इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। इट वॉज नॉट ए सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। अब सारा दारोमदार सुभाष जी पर है। देखें सुभाष जी के क्या विचार हैं आपके प्रति। सुभाष जी। सत्यम, पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप स्कूल लेवल के बच्चे हैं। प्रयास आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अभिव्यक्ति में, भाषा में और प्रस्तुति में तीनों में सुधार की बहुत आवश्यकता है। और आपके लिए अभी ये शुरुआत है, अभी बहुत से मौके आएंगे, तो आप प्रयास करें। मैं इस बार तो क्षमा चाहता हूँ, किंतु हाँ, आप अच्छा कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि आप बहुत सुस्त होकर के बोल रहे हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता में धारा प्रवाह बोलना होता है और विपक्षियों के तर्कों को धराशायी करना होता है, जो मैंने कई बार बताया है। तो आप 2, 4, 10 बार सुने वाद विवाद प्रतियोगिताएं, ये रेडियो उड़ान की जो प्रतियोगिता चल रही है, आप उन वक्ताओं को भी सुने। आपको बहुत सुधार की गुंजाइश है। मेरी शुभकामनाएं आगे के लिए आपके साथ। सत्यम, आपके लिए भी एक प्रेरणा है कि आप वाद विवाद प्रतियोगिताओं को सुने और तैयारी करें और अगली बार इन प्रतियोगिताओं में भाग लें। तो चलिए बिना देर किए इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं और अगले दल के साथ अपनी पहली प्रस्तुति अगले दल की लेकर आ रहे हैं आशीष अग्रवाल। निर्णय दल के सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आशीष कुमार अग्रवाल, कोलकाता से। आज का विषय कोरोना वायरस चीन की साजिश के पक्ष में अपना वक्तव्य रखते हुए। विभिन्न समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हमें कई सारे तथ्य ऐसे मिलते हैं जो यह हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि कोरोना वायरस चीन की साजिश हो सकता है। वुहान शहर, जहां कोरोना वायरस संक्रमित हुआ, वहीं चीन का सबसे बड़ा वायरोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्थित है, जहां 2003 से कई सारे खतरनाक वायरसेस पर रिसर्च की जा रही है, जिनमें से कोरोना वायरस भी एक है। कोरोना वायरस, चीन के अनुसार कोरोना वायरस सिर्फ वुहान शहर में ही फैला, उनके अन्य किसी शहर में नहीं फैला। 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उनका आर्थिक राजधानी शंघाई, चीन की राजधानी बीजिंग और अन्य कोई शहर में संक्रमित नहीं हुआ। चीन से हजारों किलोमीटर दूरी पर स्थित विदेशों में यह वायरस संक्रमित हुआ। वहाँ के लोगों को इसने पूरी तरह कमज़ोर कर दिया, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। इस वायरस के कारण हजारों लोग मरने लगे, बीमार पड़ने लगे, भूखों मरने लगे। वहाँ के व्यापारियों को अपना काम धंधा बंद करना पड़ा। तालाबंद वाली अवस्था हो गई। वहाँ का उत्पादन पूरी तरह बंद हो गया। इसी बीच चीन ने अपना उत्पादन बंद नहीं किया। उसके पास पर्याप्त मात्रा में, करोड़ों की संख्या में मास्क, सैनिटाइजर और अन्य मेडिकल इक्विपमेंट उपस्थित थे, जिसे चीन ने निर्यात करना शुरू कर दिया। यह चीन की साजिश नहीं तो क्या है। दूसरी एक सूचना के अनुसार 2019 के नवंबर महीने में अमेरिका के एक सरकारी पत्रिका में में छपी खबर के अनुसार अमेरिका के दो अलग अलग एयरपोर्ट पर 2 चीनी वैज्ञानिकों को पकड़ा गया। उनके साथ एक वायरस था। शोध करने पर पता चला कि वह वायरस एक स्टार फैमिली से संबंध रखता है, जिससे कोरोना वायरस भी संबंधित है। उन वैज्ञानिकों पर आज भी मुकदमा चल रहा है और वह कोरोना वायरस ही था। अगर यह चीन की साजिश नहीं तो बताइए उस समय यह वायरस कैसे उन वैज्ञानिकों के पास आया।
सभी बड़े बड़े देशों को चीन ने कमर से बड़े बड़े देशों की कमर तोड़ दी। इन सभी बड़े बड़े देशों के शेयर बाज़ार को इसने धराशाही कर दिया और जैसे ही बड़े बड़े देशों के शेयर बाज़ार धराशाही हुए, चीन ने तेज़ी से वहाँ पर अपना पैसा लगाना शुरू किया और वहाँ की कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया। उसी तरह भारत में जब ये कोरोना वायरस फैला तो यहाँ भारत का भी शेयर बाज़ार तेज़ी से नीचे आया। तो चीन ने HDFC बैंक के 1% शेयर को खरीदा, जिसमें तकरीबन 1.75 करोड़ शेयर आते हैं। अगर ये चीन की साजिश नहीं तो क्या है? एक तरफ तो पूरे विश्व का उत्पादन ठप पड़ गया है और दूसरी ओर चीन भारी मात्रा में उत्पादन किए जा रहा है। और अगर हम ऐसा मान लें कि आज चीन उत्पादन कर रहा है तो इतनी तेज़ी से उसके पास हर चीज़ इतनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है कि वह पूरे विश्व को सारी चीज़ें निर्यात कर रहा है। इस संदर्भ में मैं सभी निर्णायक दल के सदस्य और मेरे भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि मनुष्य को मनुष्य के तराजू में तौलिए, 2 शब्द ही सही मगर सच तो बोलिए। चलिए आशीष, निर्णायक मंडल के सदस्यों की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपके वक्तव्य के प्रति उनके क्या विचार हैं। सबसे पहले सुभाष जी। आशीष जी, आपको सुधार की बहुत गुंजाइश है, सुधार करें और अगली बार के लिए मेरी शुभकामनाएं। राणा साहब। आशीष जी, कलकत्ते से आपका वक्तव्य सुना मैंने। एक तो मुझे लगा कि आपकी जो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी है वो ठीक नहीं है और वर्मा सर से सहमत और सुधार की गुंजाइश है। मैं भी आपको आगे के लिए कंसिडर नहीं कर पाऊंगा, क्षमा चाहता हूँ। दानिश जी। आशीष, आपका प्रयास बहुत अच्छा था। आप कलकत्ता से आते हैं और वो चैलेंजिंग रहता है हिंदी में डिबेट करना, और ख़ास तौर पे डिबेट करना, क्योंकि आपको फ्लो में बोलना होता है। तो आपने पार्टिसिपेट किया, उसके लिए मुबारकबाद और उम्मीद है कि आगे भी आप लेते रहेंगे तो काफ़ी सुधार आपका हो जाएगा। अब आते हैं आपकी परफॉर्मेंस पे। प्रेजेंटेशन पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। बहुत पॉजेस थे बीच में। अवेलेबल का मतलब उपलब्ध होता है, उपस्थित नहीं होता है। एक जगह आपने अवेलेबल का मतलब उपस्थित बताया तो उपलब्ध होता है। भाषा को इम्प्रूव कीजिए। एक जगह आपने एक एग्जाम्पल दे के समझाना चाहे वैज्ञानिक वाली बात, तो वो आप कन्विंसिंगली समझा नहीं पाए हैं। तो आप और कन्विंसिंगली वो समझा सकते थे अपनी बात को। तो इस बार के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन प्रयास करते रहिए। मुझे लगता है कि आप में पोटेंशियल है, आप इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इस बार के लिए माफ़ी। तो आशीष, अगली बार के लिए प्रयास कीजिए और दोबारा प्रतियोगिताओं में भाग अवश्य लीजिएगा। आप ही की नाम राशि विषय के विपक्ष में आ रहे हैं आशीष पेड़ीवाल। आदरणीय निर्णायक मंडल एवं मेरे साथियों, सदन पटल पर रखा गया विषय कोरोना वायरस चीन की एक साजिश के विपक्ष में मैं आशीष पेड़ीवाल मिर्ज़ापुर से अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। महोदय, सर्वप्रथम तो हमें यह पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस कोई कृत्रिम वायरस नहीं, अपितु यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक है, क्योंकि चीन के वुहान शहर, जिसे मांस का अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी माना जाता है और जहां पर 12,000 किस्म के जीव जंतुओं का मांस जिंदा एवं मुर्दा 24 घंटे उपलब्ध रहता था, जी हाँ, ये कोरोना वायरस वहीं से उत्पन्न हुआ है। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू जैसे भयानक जीवों का भक्षण चीनियों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल है और इसी तरह चमगादड़ से निकलकर यह वायरस मानव शरीर में प्रवेश करके महामारी का रूप धारण कर चुका है। अतः जब ये कृत्रिम है ही नहीं तो फिर चीन की साजिश भला कैसे हो सकती है? दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि यह प्रकृति का प्रकोप है, जिससे संपूर्ण मानव जाति को सावधान हो जाना चाहिए। महोदय, मेरे प्रतिपक्षी साथी यदि सचमुच यह समझते हैं कि यह चीन की ही साजिश है, तो फिर उन्हें पहले यह समझ लेना चाहिए कि हम मानव हैं
कोई यंत्र, उपकरण, रोबोट या कंप्यूटर आदि नहीं जिसका पहले एंटीवायरस निकाला जाए, बनाया जाए और उसके बाद अपने निजी लाभ हेतु पूरी दुनिया भर में उसी का वायरस बना के फैला दिया जाए। यदि यह संभव होता तो मैं पूछना चाहता हूँ, है कोई ऐसा वैज्ञानिक, है कोई ऐसा राष्ट्र जो कि अग्नि, हवा, जल की एक बूंद या फिर मिट्टी का एक कण ही क्यों ना बना सका हो? शायद नहीं। यदि ऐसा संभव नहीं तो फिर वो मानव ऐसा विषाणु कैसे बना सकता है जो कि दिखाई तक भी ना दे? अतः यह कहना सर्वथा अनुचित होगा कि यह कोरोना वायरस चीन की एक सोची समझी साजिश है। महोदय, मेरे प्रतिपक्षी साथी यह भी कह रहे थे कि जब यह वुहान शहर से देश विदेश की यात्रा कर लिया है तो फिर वहाँ से कुछ हज़ार किलोमीटर की दूरी पर ही बीजिंग शहर पे अभी तक क्यों नहीं पहुँचा? तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या प्रमाण है कि वो बीजिंग शहर तक अभी तक नहीं पहुँचा? क्या आपको पता नहीं कि वहाँ की मीडिया तंत्र पर वहाँ के शासन तंत्र का कितना बड़ा दबाव रहता है? और अभी अभी मेरे प्रतिपक्षी साथी खुद भी तो बता रहे थे कि वहाँ का एक चिकित्सक जो कि कोरोना विशेषज्ञ था, उन्होंने जब खुलासा किया कि यह कोरोना कितना बड़ा महामारी का कारण बन सकता है, लोगों के विनाश का कारण बन सकता है, यह छुआछूत की बीमारी है, और ऐसा खुलासा किए जाने पर उनको घोर कारावास की सज़ा सुनाई दी। यदि ऐसा स्थिति होती है तो फिर भला कौन हिम्मत करेगा वहाँ के बीजिंग या चीन के अन्य शहर के हालात सुनाने के लिए? और एक पल के लिए मैं मान भी लेता हूँ कि यह सचमुच बीजिंग तक नहीं पहुँचा तो भी कहना अनुचित होगा, क्योंकि कोरोना वायरस अगर मेरे पड़ोसी गांव में पहुँच चुका तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरे गांव में या मेरे पड़ोस में अभी तक क्यों नहीं पहुँचा, क्योंकि हम जानते हैं यह हवा से नहीं फैलता, यह छुआछूत की बीमारी है। अतः यह स्पष्ट है कि साजिश हो ही नहीं सकती। महोदय, मेरे प्रतिपक्षी साथी कह रहे थे कि चीन ने पहले समस्त विश्व की अर्थव्यवस्था को धराशायी कर दिया ताकि वह खुद एक महाशक्ति के रूप में उभर सके। मैं पूछना चाहता हूँ, वह महाशक्ति भी कैसी शक्ति जिसके विनाश का श्री गणेश वहीं की जनता से हो? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन में भी हज़ारों की तादाद में लोग मरे हैं, लोगों का विनाश हुआ है। और तो और यह भी खबर आई थी पहले कि 80,000 लोगों के जो कि कोरोना से पॉजिटिव पाए गए थे, चाइना ने की सरकार ने उनको जिंदा गाड़ने का निर्णय लिया क्योंकि उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा। अतः हम लोग को ये पता तो नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि वहाँ का मीडिया वही दिखाती है जो वहाँ की सरकार चाहती है। और मेरा यह निजी रूप से मानना है कि किसी को अगर अपने भयानक कदम का विनाश का परिणाम पता चल जाए तो शायद गिरी से गिरी हुई सरकार या गिरा से गिरा हुआ राष्ट्र भी यह कदम सपने में भी नहीं उठाएगा। अतः उपयोग कथन से यह सब स्पष्ट होता है कि यह चीन की साजिश हो ही नहीं सकती, अपितु यह तो प्रकृति का प्रकोप है जो कि जानवरों पे की गई असहनीय हिंसा का परिणाम है। इसलिए हमें जल्द से जल्द मांसाहार से शाकाहार की तरफ पलायन कर जाना चाहिए। और तो और प्रकृति ने इंसान और जानवर दोनों को बराबर का हिस्सा दिया है, तो हमें यह होना चाहिए कि हम जानवर को उनकी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार दें, उनको उनकी प्रकृति के हवाले छोड़ दें। अंत में मैं अपनी कुछ पंक्तियों के द्वारा अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि चंद लम्हों की खुशी देखते रह जाओगे, दिल लगा के दिल लगी देखते रह जाओगे, और बदलना है तो बदल दो, अभी मौका है यहीं। बदलना है तो बदल दो खुद को, मौका है यहीं, वरना ज़िंदगी भर ज़िंदगी देखते रह जाओगे। धन्यवाद। चलिए आशीष, आपके दिलों की धड़कन को न बढ़ाते हुए निर्णायक मंडल की ओर उन्मुख होना चाहूंगा। सबसे पहले दानिश जी। इस एपिसोड में 2 टीम्स हमारे पास ऐसी आई है जिनकी नाम राशि सेम है, आशीष और मोहित। तो पहली वाली जो नाम राशि थी मोहित, उसमें 1 इन थे और 1 आउट हुए। इसमें अभी तक 1 आउट हो चुके हैं। आपका देखते हैं। अब आते हैं आपकी परफॉर्मेंस पे। आपकी परफॉर्मेंस में एक तो आपने फैक्ट के साथ टेम्परिंग की है। ये अफवाहें हैं कि बहुत सारे लोगों को जमीन में गाड़ा, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। फैक्ट के साथ आप टेम्परिंग नहीं कर सकते हैं। एक जगह प्रतिपक्षी को आपने कुछ और बोला है तो वो प्रतिपक्षी होता है। तीसरी चीज, आपने मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन करने की कोशिश की है। कई जगह वो अच्छा भी लगा है, लेकिन कई जगह वो अच्छा नहीं लगा है। नेचुरल बोलते तो ज़्यादा अच्छा होता। कई जगह आपने शब्दों का उच्चारण भी सही नहीं किया है। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे आपकी ठीक लगी है, जिसके लिए मैं आपको कंसीडर कर रहा हूँ। राणा साहब। आशीष पेड़ीवाल साहब, बहुत धारा प्रवाह बोले हैं आप, बहुत बढ़िया बोले हैं। जो
त्रुटियां हैं, वो जो त्रुटियां हैं वो दानिश ने बता दी हैं। और मैं आपको ये कहूँगा बस कि आप अपनी आवाज़ के जो उसका न्यास विन्यास है उस पर बहुत कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आप उसको मॉड्यूलेट करते हैं, जब उसका मॉड्यूलेशन कर रहे हैं वॉइस मॉड्यूलेशन, तो कई जगह वो थोड़ा सा थोपा हुआ लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये सही हो जाएगा और ये आपके वक्तव्यों को और ज़्यादा प्रभावी बनाएगा। तो इस पे थोड़ा और कोशिश कीजिए। बहुत धारा प्रभाव बोले हैं, पॉइंट्स अच्छे हैं आपके, मैं आपको मैं आपको कंसिडर कर रहा हूँ आगे के लिए। मैं लिसनर्स को बताऊं कि आप लोग बोलेंगे कि आपने गलतियां तो इतनी गिना दी, तो फिर आप अंदर कंसीडर कैसे कर रहे हैं। तो उसी का यही कारण है जो राणा साहब ने कहा कि आपने फ्लो में दिया और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, तो इस बेस पे मैं आपको कंसीडर कर रहा हूँ। कंटेंट और अच्छा हो सकता था, लेकिन ओवरऑल ठीक था। वर्मा साहब। आशीष जी, सुधार की गुंजाइश है, भाषा के साथ साथ तर्कों में थोड़ा पैनापन लाएं। धन्यवाद। तो पेडीवाल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से। आप अभी प्रतीक्षा सूची में हैं, देखते हैं क्या होता है। आपके वक्तव्य को निर्णायक मंडल के सदस्यों ने कुछ पसंद किया है और कुछ कमियां भी गिनाई हैं जिन पर आपको कार्य करना चाहिए। तो अब इस आज की कड़ी के अंतिम दल के जो पक्ष के प्रतिभागी हैं वो आ रहे हैं। पिकेश। सदन की गरिमा को नमन। सदन पटल पर रखे गए विषय, यह सदन मानता है कि कोरोना वायरस चीन देश की एक साजिश है। इसके पुरजोर पक्ष में मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। महोदय, इस विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं कोरोना वायरस की कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। कोरोना वायरस सन 1930 में चिकन में IBV के नाम से पाया गया था। इंसानों में यह सन 1960 में आया, परंतु जो 2019 में कोरोना वायरस पाया गया खोज के दौरान, वहाँ अनेक प्रकार के विषाणुओं का समूह है जो 2003 या उससे पहले आए SARS-CoV से भी खतरनाक माना जाता है। यह वायरस राजाओं के मुकुट के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है। यह वायरस 2019 में प्रथम बार नवंबर महीने में चाइना के वुहान शहर में पाया गया, यह खबर है जो उसका केंद्र माना जाता है आज वर्तमान काल में। खबर यह थी कि वहाँ के एक बाजार वेट मार्केट में व्यापारियों द्वारा जीव जंतुओं को कच्चे काटकर बेचने की खबर थी, जिससे पर्यावरण प्रदूषण तो होता था, साथ ही उन्हें कच्चा खाने और अच्छे से ना पका खाने की खबर थी। खोज के दौरान यह पाया गया कि उन्हीं सब कारणों से कोरोना वायरस जीव जंतु से इंसानों में फैला है। महोदय, अब हम देखते हैं कि कोरोना वायरस चीन देश की साजिश क्यों मानी जा रही है। चाइना में ली वेनलियांग, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, उन्हें कोरोना वायरस का विसल ब्लोअर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कोरोना वायरस नाम से की महामारी से देश को पहले ही आगाह कर दिया था, परंतु चाइना की साम्यवादी दल ने उनके बातों पर गौर नहीं किया और उन्हें कारागार में डालने की धमकी दी गई परंतु उन्होंने अपने प्रयास नहीं छोड़े। उन्होंने आज के आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल कर पूरे जोर लगाया कि यह बात वो पूरे विश्व तक बताए, परंतु चाइना के साम्यवादी दल की रुकावट के कारण वह इन सब बातों को पूरे विश्व में बताने में असमर्थ रहे और हम देखते हैं कि वो खुद ही कोरोना वायरस से पीड़ित हुए और उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। इस तरीके से हम देखते हैं कि चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, अपने नाम को बचाने के लिए, अपने देश के ही नागरिक की स्वतंत्रता का हनन किया। क्या यह चाइना देश की एक साजिश प्रतीत नहीं होती अपने देश के नाम बदनाम न होने के लिए? महोदय, चाइना में कोरोना वायरस सन 2019 में नवंबर महीने में आया था, परंतु चाइना ने पूरे विश्व से यह छिपाया कि यह एक खतरनाक कोरोना वायरस कितनी बड़ी समस्या बन सकते हैं। उन्होंने इसे एक आम निमोनिया के रूप में पूरे विश्व को बताया और अपने देश की सुरक्षा का ख्याल न करते हुए अपने देश में विमान सेवा और अन्य गतिविधियों को चालू रखा, जिससे यह कहा जा सकता है कि यह चाइना द्वारा अपने देश का नाम बदनाम होने से रोकने के लिए जानबूझकर की गई एक साजिश है, जो आज कोरोना वायरस के रूप में एक महामारी के रूप में पूरे विश्व को निगल रहा है। जब यह पता चला कि कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है, लेकिन तब भी चाइना ने अपने देश में
कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या अत्यधिक छिपाकर दिखाई, जो पूरे विश्व को अंधेरे में रखने जैसा है। अंधेरे में रखने जैसा इसलिए है क्योंकि इससे लगता है कि यह वायरस आम है और इससे कोई खतरा नहीं है। चाइना की इस गलती के कारण विश्व ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और आज यह एक महामारी के रूप में फैल रहा है। चाइना ने सूचना के अधिकार का उल्लंघन किया, जो यह संकेत देता है कि यहाँ कोरोना वायरस चीन देश की एक साजिश है। इन्हीं शब्दों के माध्यम से मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। यह कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस चीन देश की एक साजिश है, जो यहाँ साबित होता है। धन्यवाद। पिकेश, जल्दी अब निर्णायक मंडल के सदस्यों की ओर उन्मुख होता हूं और आपके वक्तव्य के विषय में उनके विचार ले लेते हैं। जल्दी वर्मा साहब। पिकेश, आपको सुधार की बहुत आवश्यकता है और मुझे लगता है कि तथ्य, तर्क, प्रस्तुति तीनों में ही कमियां हैं और आप सुधारें। इस बार के लिए क्षमा, आगे के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। दानी जी। आई कंप्लीटली अग्री विद सुभाष जी। तो इस बार के लिए माफी। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। राणा साहब। इस बार के लिए मैं भी अपने साथी निर्णायकों के साथ ही जाना चाहूंगा। चलिए पिकेश, आज आपका भी दिन नहीं है, लेकिन हर दिन हर किसी का नहीं होता। बहुत से प्रतिभागी आज जो सिलेक्ट हुए हैं, उन्हें आपको सुनना है और आपको ऑब्जर्व करना है। आपको ये देखना है कि क्या कारण रहे हैं जिनकी वजह से वे चुने जा रहे हैं या आगे भी चुने जाएंगे। तो इसी आशा के साथ आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अब बुलाते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रतिभागी को, आपके साथी को। विषय के विपक्ष में अपनी प्रस्तुति देने आ रहे हैं अगेंस्ट द मोशन, तन्वी। सदन की गरिमा को मेरा नमन। सदन पटल पर रखे गए विषय कोरोना वायरस चीन देश की साजिश है के विपक्ष में अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहूंगी। कोरोना असल में वायरसों का एक बड़ा समूह है जो जानवरों में आम है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार कोरोना वायरस जानवरों से मनुष्यों तक पहुंच जाता है। इसके संक्रमण से बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं हो जाती हैं। कोरोना वायरस के पहले केस की बात की जाए तो वह चीन के हुबई प्रांत के वुहान शहर में एक 55 वर्षीय व्यक्ति में 17 नवंबर 2019 को मिला और उसके बाद इसके व्यापी प्रभाव को हम सब देख ही रहे हैं। सदन में विवाद चीन की साजिश को लेकर है, न कि चीन का अपनी छवि बचाने को लेकर। साजिश अर्थात किसी के विरुद्ध काम करना या किसी को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना। कोई भी राष्ट्र, चाहे वह साम्यवादी ही क्यों ना हो, वैश्विक हानि के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे स्वयं उसकी प्रजा का जीवन खतरे में हो। सोशल मीडिया पर कोविड-19 से जुड़ी अफवाहें हम प्रतिदिन सुन रहे हैं, लेकिन प्रतिष्ठित साइंस जर्नल नेचर में प्रकाशित शोध पत्र से यह पता चलता है कि यह वायरस कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक है। जब हम कहते हैं कि कोरोना वायरस चीन देश की साजिश है, अर्थात हमें इसके संदर्भ को भी समझना होगा। अगर कोई सदन पटल पर रखे गए विषय से सहमत है तो वह इस तथ्य से सहमत है कि चीन ने जानबूझकर इस वायरस को विश्व भर में फैलाया ताकि आर्थिक मंदी जैसे प्रभाव देखने को मिले। महोदय, अगर आर्थिक मंदी पूरे विश्व में आएगी तो कहीं ना कहीं चीन की आर्थिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर हर देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंध खराब होने का भय होता है। मेरे पक्ष के वक्ता कहते हैं कि कोरोना चीन की साजिश है, तो आज जो इक्विपमेंट की कमी चाइना में भी देखी जा रही है वो इस बात को सिद्ध करती है कि स्वयं चाइना भी इस महामारी से लड़ने को तैयार नहीं। आरोपों में कहा जा रहा है कि चीन ने विश्व से इसे छिपाया। आप इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि यह वायरस नया है पूरे विश्व के लिए, इसलिए इसके शोधन में समय लगा। कहीं ना कहीं चीन को भी इसके संक्रमण के फैलाव को समझने में समय लगा। अगर यह चाइना की साजिश होती तो चीन अन्य देशों की मदद करता ही क्यों, क्योंकि साजिश का अर्थ तो हानि पहुंचाना होता है। चीन ने इसे छिपाया ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि खराब ना हो। अपनी छवि को लेकर हर देश चिंतित रहता है। चीन की तरफ से हर प्रकार की जानकारी साझा की जा रही है, इसके फैलाव से लेकर नियंत्रण तक। यह वायरस किसी और देश से भी आ सकता था। इसे चीनी वायरस कहना नैतिक नहीं। हम इस सत्य से इनकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं मानव शोधनों के कारण आज हम इस महामारी का शिकार हुए। अब इन मानवों में केवल चीनी मानव तो शामिल है नहीं। एक दूसरे पर आरोप लगाने से बेहतर है कि पूरा विश्व एक साथ मिलकर इससे लड़े। इस वक्त ज़रूरत है कि सभी देश एक साथ मिलकर इसको ख़त्म करने के लिए काम करें।
इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। धन्यवाद। तो तन्वी, आपके वक्तव्य से हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य कितने मुतासिर होते हैं ये तो वही बताएंगे। सबसे पहले इस बार दानिश जी। तन्वी, एक तो साफ पता चल रहा है कि आप पेपर रीडिंग कर रही हैं। दूसरा, आपका कंटेंट अच्छा था और कम से कम आज के एपिसोड में आपसे थोड़ा अग्रेशन तो हमें देखने को मिला, जो काफी पार्टिसिपेंट्स में कमी थी आज। एक दो जगह मुझे लगा आपने शोध की जगह शोधन शब्द का इस्तेमाल किया है, वो गलत किया है। दो जगह आपने यूज किया, दोनों जगह उसके मायने कुछ और है और आपने कुछ और कहने की कोशिश की है। उसमें सुधार की जरूरत है। एक दो जगह तो पन्ने पलटने की भी आवाज आ रही है। समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे कंटेंट और प्रेजेंटेशन तो आपकी अच्छी लगी, सच बताऊं तो, और अग्रेशन भी मिला, लेकिन कमियां भी बहुत हैं। तो 50-50 चल रहा हूं, मैं क्या करूं। सोच रहा हूं कि एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट आपको दे दूं। आज के एपिसोड के हिसाब से मैं आपको अंडर कंसिडरेशन रख रहा हूं। धन्यवाद। वर्मा साहब। तन्वी, सुधार की बहुत गुंजाइश है। आपने शब्दों का प्रयोग जो किया है वो बिना सोचे समझे किया है, जैसा कि मुझे लगता है। और ये आप बढ़ करके ना बोलें। बढ़ करके बोलने का मतलब ये है कि आपकी अपनी जो नॉलेज है, अपना जो ज्ञान है, वो आप नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं। पढ़ा हुआ तो कोई भी, लिखा हुआ तो कोई भी पढ़ सकता है, लिहाजा मैं आपको कंसिडर नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। राणा साहब। धारा प्रवाह बोली हैं, आक्रामकता बहुत अच्छी है, पर धारा प्रवाह का अर्थ तब कमजोर पड़ जाता है उसका मायना जब ये लगता है कि आप पेपर रीडिंग कर रही हैं। तो लगता है कहीं थोड़ा बहुत मैं भी असमंजस में हूँ। मुझे ऐसा लगता है आपने शब्दों में कुछ गलतियां की हैं, जैसे शोधन, गलत जगह पे गलत शब्द इस्तेमाल किया है। खैर चलिए, लेकिन मैं भी आपको, क्योंकि पेपर रीडिंग मुझे लगता है आपके जो हाव भाव हैं, जो आपने अपनी मॉड्यूलेशन की है आवाज की, वो पेपर रीडिंग यदि की भी है तो उस पर हावी है वो। तो मैं भी आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए अंदर करना चाहता हूँ इस बार, मतलब आगे के लिए कंसिडर कर रहा हूँ। तो चलिए तन्वी, 2-1 से आप प्रतीक्षा सूची में शामिल कर ली गई हैं। अब देखते हैं कि अंतिम परिणाम क्या होता है। तो अब दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता की यह कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य हमारे साथ बने रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे साथ बने रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रतिभागियों से निवेदन है, और आप सभी से निवेदन है कि प्रतियोगिता को आगे सुनते रहिए, क्योंकि अभी प्रतियोगिता में बहुत सी प्रस्तुतियां बाकी हैं। तो अगली बार अन्य प्रस्तुतियों के साथ फिर होगी भेंट। तब तक मुझे यानी पुनीत को आज का यह कार्यक्रम, आज की यह कड़ी समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, flight of life, रेडियो उड़ान, flight of life, रेडियो उड़ान, flight of life। Listening to Radio Udan, a flight of life.